तो मैंने पूछा किसी से कि भाई सर से कि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप भेज सकते हो। तो एक बंदे ने पूछा कि सर से ये पूछना, सर अपने कुर्ते कहाँ से सिलवाते हैं? तो कहाँ से सिलवाते हैं? तो आपका दर्जी कौन है? एक ज़माने में तो जब मैंने कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया, हम्म तो उस ज़माने में मैं हम्म जेएनयू में पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। अच्छा। तो वो साल भर में मैं उससे इतने पैसे बचा लेता था हम्म कि 2 अक्टूबर के बाद से खादी भवन में सेल शुरू होती थी, हम्म 25%। हम्म तो 100 रुपए में 4 कुर्ते और 4 पजामे आ जाते थे, क्या बात है! खादी के। खादी के। हाँ। कुर्ता पजामा मैं उससे पहले से पहन रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने शुरू अच्छा, कर तब दिया से था। आप कुर्ता पजामा। हाँ, हाँ। आप ये जीन्स तो वगैरह ये नहीं पहनते हो कभी? कभी-कभी पहन लेता हूँ, अच्छा, वैसे पर नहीं। हमारे घर में तो असल में मेरी दादी जो थीं, वो उसमें शामिल हो गई थीं, स्वदेशी में। अच्छा। तो अपने सारे जो उनके जितने विदेशी कपड़े थे, वो सब उन्होंने जला दिए थे। ओके। तो उसके बाद से हमारे घर में तो कॉटन ही पहना जाता है, और खादी ही। मेरे पिताजी भी पहनते थे, मेरे ताया, मेरे चचा, और उसके बाद हम सब बच्चों ने भी खादी जब पहनना से ये शुरू किया। खादी पहनी। तो वो पहनते रहे, तो फिर उसके बाद खादी भवन के पहनते रहे। अब कुछ दिनों से, मतलब कुछ साल से, मैंने सिले-सिलाए खरीदने शुरू कर दिए। तो फैब इंडिया के खरीदते थे, फिर अब वो बहुत महंगे हो गए। तो अब हम एक वहाँ पर बटला हाउस में एक छोटी सी कंपनी है, डॉट के नाम से बनाते हैं वो, लखनऊ चिकन सेंटर। ओके। तो उनसे मैं तो सर यू आर ए रिच मैन, आपको क्या फर्क हाँ, मैं ये रिच मैन किस तरह? ये आपको किसने बता दिया कि मैं रिच मैन हूँ? हाँ? ये आपको किसने मुझे बता आपको दिया? देख के लगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं, धोखा खा बिल्कुल। गया हूँ। हाँ, बिल्कुल धोखा खा गए हो। तो हाँ। एक कार थी, हम्म तो वो अभी हमने बेच दी, क्योंकि उसे हम मेंटेन नहीं कर सकते थे। गाड़ी चलानी हमने कभी सीखी नहीं। अच्छा, गाड़ी नहीं चलानी ना, आती? मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती। साइकिल भी नहीं ना, चलानी ना, आती? क्या ना, बात ना, है! ऐसा नहीं, क्यों नहीं। सर? बस ऐसा ही हुआ। वो बचपन में हमारे घर में कुछ हालात बहुत ऐसे ही थे। हाँ तो पिताजी के पास साइकिल थी, हाँ वो साइकिल से ऑफिस आया जाया करते थे। हाँ तो अगर उस साइकिल पर सवार होके हम सीखना सीखते, तो वो हाँ साइकिल टूट जाती, कुछ ना कुछ तो उसमें तोड़-फोड़ होती, हाँ बच्चे हाँ तो गिराते हैं। हाँ। तो वी वर टोल्ड नेवर टू टच द बाइसिकल। ओह! तो हमने जिस ज़माने, जिस उम्र में सीखी जाती है, हाँ 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 तो सीखी नहीं। हाँ उसके बाद 1-2 बार हमने एक वो मोपेड चलाने की कोशिश की, हाँ। तो 2 बार हमने इधर-उधर ठोक दी। उसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं हुई, अच्छा अच्छा। तो नहीं सीखी कभी। तो सर ग्रीक लोग अगर कैंची नहीं देते तो आपके कुर्ते कैसे सिलते फिर? हाँ? ग्रीक नहीं, लोग नहीं, अगर 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 कैंची अगर नहीं देते कैंची तो? अगर कैंची नहीं आई होती, तो हाँ हमारे यहाँ कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं होता। मेरे हाँ कुर्ते ही क्या, हाँ सिले हुए कपड़े होते ही नहीं। हाँ। और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में वो कपड़ा जिसके ऊपर लोहा लग जाए, वो अपवित्र समझा जाता है। अच्छा। तो इसलिए बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं साउथ में, वहाँ आप सिला हुआ कपड़ा पहन के अब भी नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, सिले हुए कपड़े उतारने पड़ते हैं, और लुंगी और वो चादर लपेट के जा सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, तो और बहुत सारे रिचुअल कोरे कपड़े में ही होते हैं, ओके ओके। बिला सिले हुए कपड़े में। तो एक वो जो चीज़ें होती हैं जो राइट्स ऑफ पैसेज कहलाती हैं, जन्म, फिर जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, जब उसकी शादी होती है, और जब वो मरता है। ओके। तो इन इन 4 मौकों के ऊपर अब भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो सिला हुआ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर और ग्रीक्स ने हमारे को क्या क्या दिया? चक्की, आटा चक्की। चक्की मेरा ख़्याल है उनके साथ आई है, उससे पहले हमारे पास चक्की का ज़िक्र नहीं है। तो उससे पहले हम अनाज को कूट के खाते होंगे, ओखली में। दलिया। दलिया इस किस्म की चीज़, उसे उबाल लेते होंगे, वो खाते होंगे, और दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे ही खाया करते थे। तो ये जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन
ग्रीक्स का है, वो तो मूर्ति कला है। अच्छा, मूर्ति कला। हाँ, ओके। जो हमारे यहाँ सबसे पहले स्टैचूज हैं वो व्हाट इज नोन एज द गंधारा आर्ट। ओके। तो वो तो गंधार इस कंधार। ओके। और जो पहली मूर्ति बनी है हमारे मुल्क में वो गौतम बुद्ध की है। तो इसीलिए बुद्ध से बुद्ध होना। हाँ, ये बुद्ध जो है वो हाँ। बुद्ध से ही बना है। हाँ। पर्शियन में जो बुद्ध गया है हाँ। वो बुद्ध से गया है। और जो बुद्धा की पहली मूर्ति है, आप उसे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। वो अगर आप जो बुद्धा के सर के ऊपर एक एडिशनल वो होती है ना, दाने ना, वो माला जैसा सा कुछ है वो कर। नहीं, वो तो घूंगर वाले बाल हैं। नहीं, हाँ, घुंघराले हाँ, बाल और तो मैं पहचानता हूँ सर। उसके ऊपर हाँ। एक नॉट सी होती है। हाँ, 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 उसके बारे में माना जाता है कि बुद्धा में इतनी बुद्धि थी कि वो एक सर में फिट नहीं होती थी, तो वो एडिशनल ब्रेन था। अच्छा। दैट इज द मिथ। हाँ। तो लेकिन अगर आप उसको हटा दें और एक नॉर्मल हेड बना दें और उनके कान बहुत लंबे बनाए जाते हैं, हाँ। अगर वो छोटे कर दिए जाएं, नॉर्मल कर दिए जाएं और फिर आप उसे देखें तो वो अपोलो है। अच्छा, अपोलो जैसा। अपोलो की मूर्ति को बुद्धा की शक्ल दी गई। ओह माय गॉड। और हमारे हिंदुस्तान में उससे पहले हाँ। फ्री स्टैंडिंग स्टैचू नहीं है। अच्छा। हम चट्टानों में उकेर लेते थे, तो लेकिन फ्री स्टैंडिंग स्टैचू जो जमीन से बिल्कुल अलग है, ये रॉक से अलग है, एक ऐसे खड़ा हुआ है मूर्ति की तरह, ये हमको ये गंधर्वा आर्ट के थ्रू कला जब हिंदुस्तान पहुंची है तब उसके बाद हमने फ्री स्टैंडिंग स्टैचू बनाने शुरू किए। जी सर, मैं 3-4 शहरों के नाम लेता हूँ और मुझे उनमें बहुत सिमिलरिटी लगती है। जी, आप उनको डिफाइन करना, उन शहरों को। जी। एक तो सर दिल्ली, एक लाहौर, एक हैदराबाद, एक लखनऊ और एक इस्तांबुल। ये 5 शहर जो हैं वो एक जैसे से हैं। वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, तो ये समानता और फिर ये समानता की कंटिन्यूटी कब से चली आ रही है? देखिए, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी जो एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रही है, तो उससे ये पता चला है कि दुनिया में 2 ही जगह हैं जहाँ चावल की खेती सबसे पहले शुरू हुई, एक चीन और एक हिंदुस्तान। तो देयर आर जस्ट 2 मदर स्ट्रेन्स ऑफ राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितने तरह का चावल है वो या तो हिंदुस्तान में विकसित हुआ है, या चाइना में से उसका विकसित होना शुरू हुआ हिंदुस्तान से या चीन से। ओके। गन्ना हिंदुस्तान में था और चीन में था। तो अब आप देखिए क्या होता है, अरब के लोग, और ये इस्लाम के आने से बहुत पहले की बात है, इस्लाम को तो 1400 साल हुए हैं, उससे बहुत पहले से अरब के लोग हमारे भारत के पश्चिमी तट से व्यापार कर रहे हैं और हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। अरब के व्यापारी हिंदुस्तान से गन्ना लेके इजिप्ट गए। ओके। उन्होंने इजिप्ट में गन्ना इंट्रोड्यूस किया और इजिप्ट के किसान जो थे वो नील नदी के किनारे उन्होंने गन्ने की खेती शुरू की। उन्होंने धीरे धीरे ये डिस्कवर किया कि अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना लें जिसमें और मीठा ना जोड़ा जा सके, इससे ज़्यादा मीठा वो लेगा ही नहीं, ऐसा सॉल्यूशन अगर आपने बना लिया और उसको मिट्टी के एक जार में आपने रख दिया और उसमें एक धागा लटका दिया और उसको छोड़ दिया 3-4 महीने के लिए, तो धीरे 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 सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उससे शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ओके। फिर वो उस जार को तोड़ लेते थे, एक कैंडल से निकल आती थी, उसे रगड़ा तो क्रिस्टल्स अलग हो जाते थे। अच्छा। उसको वो लोग खाया करते थे खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर। वो हिंदुस्तान आ गया, उसे हम मिश्री इसीलिए कहते हैं। अच्छा, उसका नाम मिस्री है क्योंकि वो मिस्र से आई है। अच्छा। चीनियों ने चीनी से के शुगर केन के रस से
ग्रेनुलर शुगर बनाना सीखा, हाँ, वो हिंदुस्तान आया, हाँ, हम उसे चीनी कहते हैं, इसलिए चीनी कहते हैं कि वो चीन से आई है। हम्म, हमारे यहाँ गन्ने से प्रोड्यूस होने वाली सारी चीज़ों को मिल के हम्म, खंडसारी कहते हैं। हम्म, उसमें खांड है, हम्म, बूरा है, हम्म, शक्कर है, हम्म, फिर खांड के खिलौने बनते थे और दुनिया भर की चीज़ें जो हम चीनी से बनाते हैं, हम्म, वो यहाँ से इस शब्द ने ट्रेवल किया, ओके, खांड हम्म, या खंड, सॉरी, उससे पानी ले लीजिए आप। उससे हम्म, ताशकंद बना, हम्म, उससे समरकंद बना, हम्म, उससे शकरकंद बना, हम्म, उससे गुलकंद बना, हाँ, और फिर इसने ट्रेवल किया और ये इंग्लैंड पहुंचा हाँ, और कंद से कैंडी बन के हमारे पास वापस आ गया। क्या बात है। तो इसने इतनी तरह से चीज़ों ने ट्रेवल किया है हाँ, अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अलग अलग सिटीज तो सिविलाइजेशंस के थ्रू। लोग जाते हैं, वो लेके जाते हैं। हम्म, तो जब टर्की से लोग यहाँ पर आए हम्म, तो उनके साथ उनकी वास्तुकला यहाँ आई, हम्म, वो हमारी वास्तुकला से मिल के हम्म, कुछ नया पैदा हुआ, हम्म, जो बाद में विकसित होके हम्म, मुगल आर्किटेक्चर के नाम से मशहूर हुआ। हम्म, तो लेकिन गुंबद, डोम जो है हमारे पास, और ये जो आर्च होती है, मेहराब, हम्म, ये दोनों तो टर्की से हमारे पास आया था, टर्क्स लेके आए थे। ओके, टर्क्स के पास ये रोम से पहुंचा था, ओके, रोमन्स के पास ये सुमेरियंस से पहुंचा था। ओके, सुमेर के लोग ने दुनिया में पहली बार आर्च इस्तेमाल की। ओके, जैसे हमारे यहाँ मोहनजोदाड़ो में बहुत फिनोमिनल नेटवर्क था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, हम्म, ऐसा ही सुमेरियन सिविलाइजेशन में था। सुमेर भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हम्म, आजकल का मॉडर्न इराक, वहाँ पे थी सुमेर की सिविलाइजेशन। तो उनका भी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था। हम मोहनजोदाड़ो में उस नालियों के ऊपर बड़ी बड़ी मिट्टी की ईंटें रखते थे, ब्रिक्स, हाँ, ब्रिक्स रखते थे, वो मिली हैं। यहाँ पर वो उसके ऊपर एक टनल बना देते थे। अच्छा, टनल के अंदर इस शक्ल के पत्थर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे, क्योंकि ये एक कर्वीय है, एक कर्वीय है, उनको जोड़ने वाली ईंटें जो बनेंगी वो इस शेप की बनती हैं, अच्छा, ट्रायंगुलर। हाँ, ये रोमन्स ने वहाँ डिस्कवर किया। इस टेक्निक से लेके उन्होंने एक्वाडक्ट्स बनाए, जिससे वो अपना पानी सप्लाई किया करते थे। फिर किसी ने एक साइज की आर्चेस एक साथ बना दी, वॉल्टेड रूफ बन गई, वो बाद में इवॉल्व होके डोम बनी। ओके, अब डोम ने ट्रेवल किया और हिंदुस्तान आ गई इनके साथ, क्योंकि रोमन्स ने टर्की पे कब्जा कर लिया था। इस्तांबुल वाज ओरिजिनली कॉन्स्टेंटिनोपल। वहां पर कॉन्स्टेंटाइन वन, जिसने वो शहर बसाया था, तो उसने वहां पर एक हॉर्स रेसिंग का ट्रैक बनाया, हिपोड्रोम कहते हैं। मैं था इस्तांबुल में हफ्ते भर के लिए, तो मैं एक दिन सुबह मेरे पास टाइम था, माय वाइफ वाज स्लीपिंग, तो आई वेंट आउट ऑन अ लॉन्ग वॉक। तो मैं शहर के बाहर निकल गया और मैं हिपोड्रोम के साथ साथ चल रहा था। हिपोड्रोम की फाउंडेशन में मुझे आर्च मिली। हिपोड्रोम 4th सेंचुरी ईडी का बना हुआ है। अच्छा, ठीक, उनके पास आर्च थी। वो आर्च हिंदुस्तान पहुंची है 13th सेंचुरी में। 900 साल लगे वहां से आर्च को यहाँ पहुंचने में। ओके, पर यहाँ पर आर्च पहुंच गई, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे ट्रू आर्च पहुंच गई। तो उसके बाद आर्च और गुंबद का इस्तेमाल हमारे यहाँ होने लगा, उसमें विकसित हुए, शक्ल बदली, कुछ और ऑर्नामेंटेशन हुए। मुगलों के काल में वो बहुत विकसित हो गई और फिर मुगलों ने दिल्ली बनाई और लाहौर बनाया, और उसी आर्किटेक्चर का प्रभाव लखनऊ पे है और हैदराबाद के ऊपर है। तो आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटी आपको इसलिए मिलती है। अब ये शुरू कहाँ से हुई है, कहाँ से, देखिए
वहाँ से सुमेर से शुरू होकर और अवध तक वही आर्किटेक्चरल फॉर्म है। ओके, है ना? तो सर ये अलाई दरवाजा शायद पहला था जिसमें गुंबद बना 1311 में? नहीं, यस, ये मेरी डायरी और फोन देना। हाँ। अलाई दरवाज़ा वो पहली बिल्डिंग है जो अब तक दिल्ली में जितने डोम्स बचे हुए हैं उनमें सबसे पहला डोम ये है। इससे पहले के सारे डोम टूट गए। ओके। हम बनाना सीख रहे थे ना, तो शमसुद्दीन अल्तमश के मज़ार के ऊपर बनाया, वो गिर गया, फिर बनाया, फिर गिर गया, उन्होंने कारीगरों ने छोड़ दिया, हमारे बस का नहीं है। हाँ। अलाउद्दीन खिलजी के मज़ार के ऊपर बनाया, वो टूट गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो दरवाज़ा बनवाया था उस पर टिक गया। अच्छा। तो ये दिस इज़ दी अर्लीस्ट सर्वाइविंग डोम इन दिल्ली। ओके। और उसके नीचे जो आर्चेस बनी हुई हैं वो 3 आर्चेस वो हैं जो टिपिकली टर्किश आर्चेस कहलाती हैं। वो इस शेप की होती है, नीचे उसकी एज पास आ जाती है, तो वो जो घोड़े की नाल होती है ना उस शक्ल की होती ओके ओके, ऐसे वाले हॉर्स शू शेप। हाँ 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 हाँ। उस पे लोगों ने बहुत कमेंट किया है, पर मुझे हैरत ये होती है कि चौथी आर्च के बारे में कोई बात नहीं करता। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग आर्च वो चौथी आर्च है। चार मेहराबें हैं ना उसमें, चौथी आर्च को देखिए, वो 1 2 3 कर्व हैं उसके अंदर। दिस इज नोन एज अ ट्रिफॉइल आर्च। ओके। ये ट्रिफॉइल आर्च अलाउद्दीन खिलजी के दरवाजे के बाद फिर हिंदुस्तान में 19th सेंचुरी में दिखती है। ओके। ये ट्रिफॉइल आर्च यूरोप में बहुत है। अच्छा। और टर्की जो है वो यूरोप और एशिया जहाँ मिलते हैं वहाँ है। हाँ, ब्रिज है वो रिवर के हाँ, इस साइड उस इधर उधर, मतलब हाँ। इस्तांबुल आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। जो आर्किटेक्ट था उसको ये ट्रिफॉइल आर्च पता थी। ओके। उसने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी। सर लोग ये भी कहते हैं कि ट्रोय जो है वो इस्तांबुल में ही था। ये मुझको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। मतलब किसी हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हाँ। वो जो कहानी है हाँ वो तो इमेजिनरी स्टोरी है ना। हाँ, होमर की इलियड वाली। इलियड जो है वो तो इमेजिनरी स्टोरी है, इस एपिक। तो उसने कहीं कहीं से एलिमेंट्स लिए होंगे। हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल से इंस्पायर होकर उसने वो लिखा हो, ऐसा शायद ये हो सकता है। लेकिन मुझे आप हागिया सोफिया भी गए होंगे फिर वहाँ पे? मैं गया हूँ आया सोफिया पे। तो वो कैसी लगी? उससे सिमिलरिटी है अपने वाला में काफी? वो जो डोम्स हैं उनकी शक्ल हमारे डोम से थोड़ी अलग है, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज़्यादा रिटन अबाउट डोम्स में से एक है। ओके। वो मेरा ख्याल है 1000 साल पुराना है या इससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, आया सोफिया काफी है। तो हाँ, पहले तो चर्च ही था वो असल में देखिए, ये जो हमारे यहाँ गंद फैलाई हुई है ना किसने सर? अंग्रेज़ों ने। अच्छा। इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, ये उनकी पैदावार है। वो जो आया सोफिया है वो ओरिजिनली ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था और युद्ध हो रहे थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को रोमन कैथोलिक ने हरा दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो रोमन कैथोलिक का चर्च हो गया। रोमन कैथोलिक को बाइजेंटियन मुस्लिम्स ने हरा दिया, उन्होंने उसको मस्जिद बना लिया। एक ही बिल्डिंग है, तो पहले ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बना, फिर रोमन कैथोलिक चर्च बना, फिर वो मस्जिद बना और वो मस्जिद की तरह फंक्शन करता रहा बहुत लंबे समय तक। कमाल अतातुर्क ने व्हेन ही लेड टर्की और उन्होंने टर्की को मॉडर्नाइज करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल्डिंग जो है इसको 3 धर्म के मानने वाले इस बिल्डिंग को होली समझते हैं, तो इसको तीनों के लिए खोल दिया जाए। ओके। और जगह जगह बना दी। एक वो जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का जो सेंट्रल आर्च था वो एक था, जो ईसाइयों का था वो एक और, मुसलमानों का एक और। तो वहाँ जो लोग जाते थे नमाज पढ़ते थे, रोमन कैथोलिक प्रेयर्स भी होती थी, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्रेयर्स भी होती थी, एंड द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग वाज अ म्यूजियम। ओके। अभी जो उनके राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने दोबारा बना दिया, उन्होंने उसको दोबारा मस्जिद बना दिया। लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होती,
बिल्डिंग तो बिल्डिंग होती है। अच्छा, उसको नाम दे दिया अंग्रेजों ने। आया सोफिया के ऊपर, जब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का कब्जा था तो वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, जब रोमन कैथोलिक का था तो वो रोमन कैथोलिक हो गया, मुसलमानों का हुआ तो वो मस्जिद हो गया, और जब एक सेकुलर इंटरप्रिटेशन किया गया तो वो म्यूजियम बन गया। ओके। बिल्डिंग तो धर्म नहीं बदल रही ना बिल्डिंग का कोई धर्म है। एक आप आर्च बनाते हैं और उसके ऊपर आप संस्कृत के श्लोक लिख दें तो वो हिंदू हो जाएगी। आर्च तो आर्च ही रहेगी। संस्कृत श्लोक हटा के आपने अरबी लिख दिया तो वो मुसलमान हो जाएगी। ये भी है। ये जो बदमाशी की गई है वो ये कि अंग्रेजों ने ये कहा कि ये हिंदू आर्किटेक्चर है और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ओके। यूरोप का जो आर्किटेक्चर है उसको वो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं कहते। क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नाम की कोई टर्म नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हिंदू आर्किटेक्चर है और मुस्लिम आर्किटेक्चर है और सिख आर्किटेक्चर है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है और पारसी आर्किटेक्चर है तो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर क्यों नहीं है? ठीक बात है। ये ऐसा ही है सर जैसे क्रिश्चियन रूल नहीं। ऐसे ही वही कि जब वो ब्रिटिश एम्पायर, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, फिर ब्रिटिश पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड क्यों नहीं है? हिंदू पीरियड क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आपके हिसाब से उसमें हिंदू राजा थे, हालांकि उनमें बहुत सारे बौद्ध थे, बहुत सारे जैन थे, बहुत सारे दूसरे सेक्ट्स के मानने वाले थे, लेकिन आपने उसको हिंदू कह दिया। उसके बाद मुस्लिम कह दिया। जब आप आए तो आप उसको क्रिश्चियन क्यों नहीं कहते, आप ब्रिटिश क्यों कह रहे हैं? अगर राजा के धर्म से ही तय हो रहा है तो ये क्रिश्चियन पीरियड होना चाहिए था। ये हमने, हमारे इतिहासकारों ने इसको तो रिजेक्ट कर दिया, पर ये चूक गए। ओके। और ये जो बदमाशी है कि यूरोप में आप जाएंगे तो वहाँ पर बरोक है, गॉथिक है, रेनेसां है, और या वो है इंग्लैंड में अगर आप चले जाएं तो स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श और इंग्लिश आर्किटेक्चर। वो 4 टापू हैं जिनको अगर आप उठा के यूपी में डाल दें रात में, अगले दिन सुबह मिलेंगे नहीं, इतने छोटे हैं वो। लेकिन उनके पास तो 4 तरह का आर्किटेक्चर है। पर सर और हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर। एक चीज देखो ना सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, वो बोरिंग नहीं हो जाता? सेम एक जगह है, एक बड़ी जगह होगी, वहाँ पे एक टाउन हॉल बना होगा, एक चर्च बना होगा, एक लाइब्रेरी होगी। तो ये चीज मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने भी कही, मैं आप इसको दिल्ली और चंडीगढ़ से भी कनेक्ट करता हूँ, कि सिटी शुड नॉट बी डिजाइन्ड इन जोन्स एंड स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि वो आपको डल और बोरिंग बना देती हैं, और दूसरा अनइमेजिनेटिव बना देती हैं कि आप सोच नहीं पाते हो। उसमें तो वेरिएशन होने चाहिए। नहीं, ये जो है ये उनका जो रेजिमेंटेशन का जो उनका आइडिया है, उनके हिसाब से शहर ऐसे बनने चाहिए। अब आप ये देखिए आजकल हमारे यहाँ सर, मैं एक सेकंड, पर कर्ब्यूजियर ने और लटियंस ने भी तो वही किया है। हाँ, तो वही किया है, तो उन्होंने वही तो वही जो अंग्रेजों का, जो यूरोपियंस का जो स्टाइल है, वही कार्बूजे और लटियन दिल्ली में कर रहे हैं। उन्होंने जो हिंदुस्तानी स्टाइल है सिटीज का, वो तो नहीं कर रहे हैं। मतलब आप मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि आजकल मॉल बनते हैं, तो मॉल में आपको कुछ दुकानें कपड़े की मिलेंगी, 1 या 2 ऑप्टिशियन होंगे, एक डेंटिस्ट होगा, एक जनरल मर्चेंट होगा, वगैरह वगैरह, कैफे होंगे। हमारे यहाँ शहर ऐसे नहीं बनते। और ये सिर्फ मैं दिल्ली की, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ईस्ट में एक मार्केट होगा जहाँ सिर्फ सुनार हैं। अच्छा। आप समरकंद वहाँ चले जाइए, इस्तांबुल, वो एक अंडरग्राउंड मार्केट है, उसमें एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, 5वीं गली सिर्फ ज्वेलर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद 15 गली हैं जहाँ पर सिर्फ बेकरीज हैं। हमारे बाजार ऐसे बनते थे। तो अच्छा, आप गए, आप यहाँ चले जाइए दरीबे में, सारा ज्वेलर्स का मार्केट है ना, किनारी बाजार में चले। बोरिंग नहीं बना देता जगह को? एक जैसा। ये इसकी अपनी एक लॉजिक थी।
और दुनिया भर के सारे शहर शुरू में ऐसे ही बने। लंदन, जो पुराना लंदन है, वहाँ एक गली है जहाँ सिर्फ टेलर्स हैं, एक पूरी सड़क है टेलर्स की, एक और सड़क है डेंटिस्ट की, एक और सड़क है डॉक्टरों की। हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता है, सारे शहर ऐसे ही बनते हैं। अब आप गए और आपको एक ख़ास तरह की किनारी चाहिए, और आप गए एक दुकान में कि जी ये किनारी, कहने लगा नहीं वो मेरे यहाँ नहीं मिलती है, 5 दुकान छोड़ के चले जाओ। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है, कोई सिर्फ कुंदन का काम कर रहा है, कोई सिर्फ सोना बेच रहा है, वो प्रेशर स्टोन्स नहीं बेचता, कोई सिर्फ जेड का काम कर रहा है। सबके सब ज्वेलर्स हैं और सब अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। तो उसमें होता ये था कि सारी स्किल्स इकट्ठी होती थी। ओके। क्योंकि एक मास्टर क्राफ्ट्समैन जाता है, उसके साथ उसके शागिर्द जाते हैं जिनको वो ट्रेन कर रहा है, उसके साथ वो जो उसको कच्चा माल सप्लाई करते हैं और वो जो उससे तैयार माल खरीदते हैं, ये एक पूरा कटरा बन जाता था। ऐसे हमारे बाजार बना करते थे। ओके। ठीक है, तो हमारे शहर बनने की लॉजिक ये थी, ये नहीं कि एक सुनार बैठा है, एक लोहार बैठा है, एक बढ़ई बैठा पर है। सर हमारे शहर डिजाइन कब हुए? बहुत ही तो कम शहर है जो डिजाइन हुए हैं। हमने बहुत सारे तोड़ दिए। जितने पुराने हमारे शहर हैं, आप मथुरा देख लो, आप बनारस देख लो, आप पुराना आगरा देख लो, पुराना हैदराबाद देख लो, पुराना उज्जैन देख लो, जितने हमारे पुराने शहर हैं, उनकी लॉजिक यही है कि एक इलाके में एक प्रोफेशन होगा। ये नाई वाला है, ये वो हैं, यहाँ लोहार बैठे हुए हैं, यहाँ सुनार बैठे हुए हैं, यहाँ लकड़ी का सामान मिलेगा। हमारे शहर ऐसे बनते थे। ओके। और ये जो जिस तरीके से ये शहर बना रहे हैं, वो उनके हिसाब से विकसित हुआ है। उनकी सभ्यताएं जैसे विकसित हुई हैं, उनके हिसाब से इस तरह बाजार, इस तरह शहर विकसित हुए। हमारे यहाँ जिस तरीके से विकसित हुए हैं, वो ऐसे विकसित हुए हैं। अब ये कहना कि वो गलत है और ये सही है, नहीं, वो तो अलग ये दोनों अलग अलग सभ्यताओं का पसंद नापसंद की चीज। हाँ। अच्छा, जैसे हम सब जमीन पे बैठ के खाते हैं, ये हिंदुस्तान की विशेषता नहीं है, ये पूरे पूरब की विशेषता है। ओके। चीन में भी जमीन पे बैठ के खाते हैं, या वो छोटी सी एक वो होगी, लो टेबल होगी, पर बैठते जमीन पर है। थाईलैंड में ऐसे खाते हैं, इजिप्ट में ऐसे खाते हैं, अरब में ऐसे खाते हैं, इराक में ऐसे खाते हैं, श्रीलंका में ऐसे खाते हैं। हम लोग ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। ओके। हमारी परंपरा ये है कि हम अपने जूते घर के बाहर रखते हैं। ये हिंदुस्तानी विशेषता नहीं है, ये पूरे इस इलाके की है। और हम अपने जूते लेके अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में नहीं जाते। ठीक बात है। ठीक, हम मस्जिद के बाहर उतारते हैं, गुरुद्वारे के बाहर उतारते हैं, मंदिर के बाहर उतारते हैं, जूते बाहर उतारते हैं। और बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में भी जूते बाहर उतारते हैं। इंग्लैंड में जूते या यूरोप में जूते अंदर लेके क्यों जाते हैं, सोचा आपने कभी? तो बेड पे ही ले जाते हैं। हाँ, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जूते क्यों लेके जाते हैं? मुझे नहीं पता। अगर नंगे पैर जाते तो ठंड लोग, लगेगी। हाँ, फ्रोजन कॉबल स्टोन पे कौन नंगे पैर जाएगा? तो बहुत सारी ये चीजें मौसम तय करता है। हमारे यहाँ धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, आप उस सब को लेके प्लेस ऑफ वर्शिप में नहीं जाते। ओके ओके। ठीक सर, हुमायूं टॉम जो है, हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि उसी से इंस्पायर करके ताजमहल को बनाया गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका बताओ थोड़ा। उसी से इंस्पायर्ड है। और असल में सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, 4-5 बिल्डिंग हैं जिनसे आइडिया लेके ताजमहल बना है। ओके। जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो हुमायूं टॉम का है, जो कॉन्सेप्शन है उसकी इंस्पिरेशन हुमायूं टॉम है। लेकिन एक बिल्डिंग जो पूरी मार्बल की बनी हुई हो, ये आइडिया मांडू से आया है। मांडू से? हाँ, होशंग शाह का मज़ार है,
जो पूरा मार्बल का बना हुआ, दैट इज द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया मेड एंटायरली ऑफ मार्बल। ओके, तो उसका आइडिया वहाँ से आया। ठीक है। डोम का जो साइज है हम्म, उसका आइडिया बीजापुर से आया। इब्राहिम आदिल शाह का जो हम्म, मज़ार है, हम्म, तो शाहजहां वांटेड सबसे बड़ा डोम वो बनाएगा, तो इब्राहिम आदिल शाह के मज़ार का डोम नापा गया और उससे बड़ा डोम ताजमहल का है। अच्छा, और इसलिए मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा नहीं लगता, जो उसकी बेस है उसके हिसाब से डोम ओवर साइज लगता है। अच्छा, बहुत बड़ा। मेरी नज़र में वो ओवर साइज लगता है। और जो चौथी चीज़ है जिसे बहुत कम लोग जिसको जानते हैं, हुमायूं के मज़ार में आप जाएंगे तो सीढ़ी यूँ चढ़ती है ना, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी है। वो इसलिए है कि चबूतरे के बीच में तो उसका मज़ार है और चारों तरफ एक छोटी सी स्पेस है, उसके अंदर आपने जीना बना दिया। अगर वो जीना इतना स्टीप नहीं होता तो आप बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच जाते। अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता, तो ये खड़ी सीढ़ियां बनाई गई। अच्छा, ताजमहल में वेरिएशन है। ओके, आप घुसते हैं तो सीढ़ी ऐसे जाती है, फिर वो टर्न लेती है 90 डिग्री का, और फिर वो ऊपर चढ़ती है। उसकी वजह से वो यूं नहीं चढ़ रही, वो ऐसे चढ़ रही है। वो चबूतरा ऐसे बहुत बड़ा है, तो आपको सीढ़ी वो बनाने की जगह मिल जाती है जो इतनी ऊंची नहीं है। ओके, कंफर्टेबल क्लाइम हो जाती है। सीढ़ी की डायरेक्शन चेंज करने का आइडिया अब्दुल रहीम खान खाना के ने जो अपनी बेगम के लिए मज़ार बनाया था, जो यहाँ है निज़ामुद्दीन में, सीढ़ी को ये टर्न करने का आइडिया शाहजहां ने यहाँ से लिया। अच्छा, और ये आइडिया कि एक बिल्डिंग बनाई जाए सिर्फ एक औरत की याद में, ये भी शाहजहां का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ये सपने में नहीं आया था? नहीं, ये अब्दुल रहीम खान खाना का आइडिया है। अच्छा, ही स्टार्टेड बिल्डिंग दैट मसोलियम फॉर हिज वाइफ, तो ये बावला बना दिया शाहजहां माँ बानो बेगम, उसके लिए बनाया। एंड देन व्हेन ही डाइड ही वाज बरीड देयर। उसका भी कोई प्लान वहां दफन होने का नहीं था। तो ये ओरिजिनल आइडिया कि सीढ़ियों में ये टर्न हो और ये कि आप एक औरत की याद में आप एक बिल्डिंग बनाएं, ये ओरिजिनल आइडिया अब्दुल रहीम खान खाना का है। ओके जी। तो ये सपना अपना का कुछ सीन नहीं है? अरे वो तो फिर लोग जोड़ देते हैं। हाँ, तो ये भी तो जोड़ रखा है कि हाथ काट दिए थे टाइप। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये किसी गाइड ने फैलाया है। अच्छा, किसी गाइड ने कर, जिसकी कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। और दूसरे ये कहानियां हम लोग कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? ताजमहल को बनने में 17 साल लगे, 20,000 कारीगरों ने 17 साल काम किया, और शाहजहां उसको सुपरवाइज कर रहा है सारे काम को। रोज उसको रिपोर्ट मिलती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने एक बार तो कम से कम सोचा होगा कि इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। 17 साल में खड़ी हुई है बिल्डिंग, 20,000 कारीगरों ने लगाया है, दुनिया भर से मटेरियल मंगवाया गया है, लेपिस लेजुली और जेड, रूबी और क्या क्या। इसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। आदमी तो चाहिए, सारे कारीगरों के हाथ काट देता तो उसकी देखभाल कौन करता, मुरम्मत कौन करता। और अभी हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चले जाओ, किसी कैपिटल सिटी में, वहाँ यूपी एम्पोरियम है। यूपी एम्पोरियम में 25 कारी क्या वो मिलते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, गिफ्ट आइटम्स, ये वो, जिसमें मार्बल में प्रेशर स्टोन्स की 25 कारी की हुई है। वो कौन कर रहा है अगर सारे कारीगरों के हाथ काट दिए थे तो? अच्छा। ताजमहल के बिल्कुल सामने जब आप ताजमहल में घुसते हैं ना, यू एंटर इट फ्रॉम द साउथ गेट। तो अगर घुसने के बजाय आप उल्टी तरफ चले जाएं, वो दरवाजे को बंद रखते हैं वो, पर वो दोपहर के बाद खुल जाता है, उस रास्ते से आप चले जाएं, यू एंटर ताजगंज। ओके, ताजगंज एक बहुत बड़ा इलाका है, और वहाँ वो जो ओरिजिनल कारीगर थे उनके वंशज वहाँ रहते हैं और वही काम करते हैं। अच्छा, अभी भी उनमें से 2 को तो प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल मिला है। ग्रेट सर। कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई ब्रिटिश ने एक बार प्लान बनाया था कि ये अच्छा मार्बल है तो ताजमहल को तोड़ के सारा का सारा मार्बल वहाँ लेके चलते हैं,
पर बाद में पता लगा कि इटली में उनको मार्बल की खान मिल गई थी तो उन्होंने छोड़ नहीं, दिया। ये मुझको नहीं पता, पर मैंने ये सुना है हाँ कि दिल्ली में 1857 के बाद जब जामा मस्जिद में इनके वो रह रहे थे, रेजिडेंट ब्रिटिश सोल्जर्स इसमें रह रहे थे ना जामा मस्जिद के अंदर। हाँ 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 तो उस वक्त किसी ने ये प्रपोजल भेजा कि जी इसको जामा मस्जिद को तोड़ देते हैं और इस पत्थर से यहाँ चर्च बना देते हैं। ओह तो ये इस्लाम के ऊपर क्रिश्चियनिटी की विक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये प्रपोजल भेजा गया इंग्लैंड, वहाँ से अप्रूव हो गया। अच्छा, अप्रूव भी हो गया। हाँ, और फिर 2 कारीगर लगाए गए एक पत्थर की स्लैब तोड़ने के लिए, खोद के निकालो इसको। उसमें दिन भर लग गया। अच्छा। और इतनी मजबूत लगी हुई है वो। और फिर उन्होंने बुलाया एक स्टोन मर्चेंट कि भाई कितने पैसे देता है। उसने जो प्राइस कोट की वो उस दिन के उन 2 मजदूरों के लेबर चार्ज से कम थी। तो इसलिए जामा मस्जिद बच गई, वरना से भी तोड़ दिया होता। अच्छा, पर ये आइडिया तो अच्छा था। अच्छा, और सैंडस्टोन पत्थर कोई बहुत महंगा पत्थर तो है नहीं। आइडिया अच्छा तो, कैसे था? अरे ये पत्थर तो इतना सारा पत्थर करने लगे, ताजमहल तोड़ देते। और ताजमहल का मार्बल जो है वो ऑक्शन करेंगे, लेकिन अंदर जो पत्थर लगा हुआ है जिसपे पच्चीकारी की गई है वो सबका सब इंग्लैंड ले जाके उसको नीलाम किया जाएगा। ईच पीस एज अ वर्क ऑफ आर्ट। वो है वर्क ऑफ आर्ट तो है, उसमें कमाल की कला है। तो एक एक पीस को अलग अलग ऑक्शन किया जाएगा, ये उनका प्लान प्रस्ताव था। तो लेकिन ये जामा मस्जिद में नहीं हो हाथ पाया। तो जल चुके थे। अच्छा। तो वो फूक फूक के पी रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि चेक करते हैं। तो आगरा में एक किसी की हवेली थी, पर्सनल प्राइवेट, जिसमें इस तरह का काम पच्चीकारी का मार्बल पे किया हुआ था। वहाँ से 2 पिलर निकलवाए। और ये मैंने सुना है कि वो 2 पिलर निकलवाए गए और एक पिलर को बहुत एहतियात से पैक करके कलकत्ता भेजा गया और फिर वो लंदन गया और वहाँ उसका नीलाम किया गया। ये जो बड़ी बड़ी आर्ट कंपनियां, सदबी वगैरह, इनमें क्रिस्टी, इनमें किसी ने नीलाम किया तो बिक तो गया। लेकिन जितने पैसे में बिका उसमें आगरे से लंदन ले जाने का उसका खर्चा नहीं निकला। तो इसलिए ताजमहल को तोड़ने का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। वो जो दूसरा बचा हुआ पिलर है वो आगरे में मैंने सुना है कि वो जो ASI का दफ्तर है वहाँ आज भी रखा हुआ है। अच्छा, एज एविडेंस। ओके सर, एक ये भी कहा जाता है कि भाई ये जो लाल किला था पहले इसको वाइट था ये, या वाइट और रेड था? ये ज्यादातर बिल्डिंगें वाइट थी। इसकी तो मिनिएचर पेंटिंग मिल जाती हैं। अच्छा, वाइट था लाल किला? हाँ, ये देखो ऐसा है, हम ईंटों से बनाते हैं ना, आजकल हम ईंट से बनाते हैं और उसके ऊपर फिर हम प्लास्टर लगाते हैं। ये लाल पत्थर से बना रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर वाइट वॉश होता था, उसके ऊपर पेंटिंग होती थी, ये सब कुछ होता था। नक्कार खाना जो है, जो ड्रम हाउस, उसमें आप घुसेंगे तो आपको दीवारों पे तो बची हुई पेंटिंग के ट्रेसेस अब भी मिल जाते हैं ना। ये पूरा का पूरा, और इसको बाहर से वाइट अभी किया गया है। मेरे बचपन में मैंने इसको हमेशा रेड देखा है, नक्कार खाने को। अच्छा। लेकिन अभी जब इस पे रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ और उन्होंने पुरानी मिनिएचर पेंटिंग्स देखी तो उसमें तो ये वाइट है। तो दैट्स व्हाई इट्स बीन वाइट। ये बिल्डिंगें सारी बनती सैंडस्टोन से थी, उसके बाद उसको वो पेंट कर देते थे लाइमस्टोन से। उसके ऊपर फिर फूल पत्तियां ये सब कुछ। तो ये फिर रेड बाद में हुआ है। ये रेड तो क्योंकि उसकी देखभाल नहीं की, उसका वो जो वाइट वॉश था वो उखड़ के गिर गया तो इसलिए वो लाल हो गया। बाहर की जो दीवार है वो लाल थी, आउटसाइड वॉल जो थी वो तो लाल ही थी, इसलिए वो लाल किला कहलाता था। लेकिन अंदर की जो बिल्डिंगें थी वो ज्यादातर पेंटेड थी, पेंटेड वाइट, और उसके ऊपर फिर फूल पत्तियां भी बनी हुई थी, डिजाइन बने हुए थे। ओके। सर, सूफीज़म और सूफी जो सिलसिले हुए उन्होंने
दिल्ली को तो बहुत शेप किया है। और जैसे हरियाणा में भी होता है कि मंदिर जो होते हैं वो गांव के बाहर साइड में होते हैं, तो इसी तरीके से जो सूफी दरगाह थी वो दिल्ली के आउटर साइड में है। तो उनका सूफीज़्म और दिल्ली के बारे में आप थोड़ा बताइए, तो वो चिश्ती वाला हो, देखिए, वो जो सिलसिला कादरी बाहर जो सूफी बाहर रहते हैं और मंदिर गांव के बाहर होते हैं, उनमें कोई सिमिलरिटी होना ज़रूरी नहीं है। सूफी बाहर इसलिए रहते थे कि वो सत्ता से दूर रहना चाहते थे, शांति से, सत्ता से दूर। मतलब जो पहले चिश्ती सूफी हिंदुस्तान आए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वो चिश्त से चले थे जो ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। वहाँ से चलते चलते वो लाहौर पहुँचे और रास्ते में उनके साथ एक और उनके साथी हो गए थे जो बाद में उनके शागिर्द बन गए थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके। तो जो महरौली में दफन है, जहाँ गांधी लास्ट टाइम गए थे। हाँ, तो लाहौर में कुछ दिन रहे, फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली आके उन्होंने बख्तियार काकी से कहा कि भाई तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे जहाँ बादशाह रहता है। अच्छा। इसलिए वो अजमेर चले गए, जो सुनसान इलाका था, इतनी घनी आबादी नहीं थी, वो वहाँ रहे। बख्तियार काकी से कहा भाई यहाँ के लोगों को भी तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम यहाँ रहो। और तो इसलिए सूफ़ी जो जब निज़ामुद्दीन आए, इनके बख्तियार काकी के शागिर्द थे, इनके मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द हैं बख्तियार काकी, इनके शागिर्द हैं बाबा फरीद, जिनको उन्होंने पंजाब भेज दिया, जो कव्वाली में आते हैं। हाँ, जिनका नाम आता है। तो बाबा फरीद जो हैं वो पंजाब के बहुत बड़े सूफ़ी हैं। उन्होंने उनको पंजाब भेज दिया, तो वहाँ जाके सेटल हो जाओ। उन्होंने अपने शागिर्द को दिल्ली भेजा, निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन ने कहाँ आके रहना शुरू किया? ग़ियासपुरे में, जो अब निज़ामुद्दीन कहलाता है। राजधानी कहाँ थी? महरौली। ठीक। उनके शागिर्द कहाँ रहे? नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली गांव में, उनका उसका गांव का नाम उनकी वजह से चिराग दिल्ली है। तो वो राजधानी से दूर रहते थे। ओके। तो ये जो श्राइन्स थी सूफियों की, ये दिल्ली में इस तरह फैली हुई इसलिए हैं कि वो जहाँ राजधानी थी उसके पास नहीं रहते थे। आम तौर पर वो राजधानियों से दूर रहते थे। सर, निज़ामुद्दीन और गियासुद्दीन तुगलक की अनबन हो गई थी, और जो दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है, निज़ामुद्दीन और गियासुद्दीन बादशाह की। हाँ 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 हाँ, 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 हाँ। और फिर उन्होंने वो कहा भी था कि यहाँ पर या तो गुज्जर कि ये पशु चरेंगे या सियार रोएंगे, या तो उजड़े गए गुज्जर बसेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या था, क्या हो गया था उनके बीच में? देखो, हो ये गया, एक तो ये कि ये सूफी लोग जो थे ये बादशाहों से दूर रहते थे, तो वो चाहते थे, ख़ासतौर से गियासुद्दीन तुगलक, वो इससे परेशान था कि शुरू में तो इससे परेशान था कि मुझसे आके मिलता नहीं। अच्छा। क्यों नहीं मिलता? और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो काम किया करते थे। अमीर खुसरो तो कोर्टियर थे, तो वो उनसे मिलना चाहता है और गियासुद्दीन और निज़ामुद्दीन नहीं मिलना चाहते। तो उससे मेरा ख्याल है वो दुखी हुआ होगा कि क्यों नहीं मिल रहा मुझसे। और वो शुरू में तो कुछ वो नाराज़गी होगी, बाद में कुछ वो अनबन हो गई और वो बहुत नाराज़ रहने लगा। तो वो निज़ामुद्दीन को कॉन्स्टेंटली हैरेस करता रहता था। अच्छा। तो जैसे जब वो तुगलकाबाद का किला बना रहा है, उस वक्त निज़ामुद्दीन के पास बहुत से लोगों ने आते रहते थे, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने निज़ामुद्दीन ने अपने शागिर्द से कहा कि भाई यहाँ पानी का इंतज़ाम करो, यहाँ तो इतने लोग आते हैं, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो उन्होंने बावली खुदवानी शुरू की, नसीरुद्दीन चिरादेली ने। अब उस वक्त सारा जो लेबर था वो किला बनाने में लगा हुआ है, उनको लेबर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने वहाँ के लेबर से ये अरेंजमेंट किया कि रात को तुम दिन को वहाँ काम करो, रात को हमारे यहाँ।
तो वो सूरज डूबने के बाद वहाँ से यहाँ आ जाते थे। अब एक दिन तो हो गया होगा, दिन भर वहाँ काम किया, रात भर यहाँ काम किया, अगले दिन नींद आई होगी। जाहिर सी बात है। तो अब उन्होंने कुछ रोटा बनाया होगा कि भाई आज ये 200 चले जाएंगे, कल वो 200 चले जाएंगे, एडिशनल इनकम भी मिल रही है। तो लेकिन जो सोते हुए थे वो पकड़े गए, जहाँ कहीं झाड़ियों में छुपे सो रहे होंगे। तो ठेकेदार को दिख गया ये कहाँ है बंदे। तो पूछताछ हुई तो कहने लगे जी हम तो रात को वहाँ जाते हैं। ये खबर बादशाह तक पहुँच गई। तो उसने कहा कि मशाल जलाने के लिए तेल इनको मत बेचो, मशाल नहीं जलेगी तो बनेगा कैसे। उसने ऑर्डर कर दिया कि इसको तेल नहीं बेचा जाएगा निजामुद्दीन को। कैंडल जलाने को, मशाल जलाने का तेल जो भी होता था वो जिसका भी चीज़ का निकालते होंगे, ये तेल नहीं बेचा जाएगा। तो अब उस दिन शाम को, अगले दिन जब वो पहुंचा है चिराग दिल्ली, वहाँ पहुँचे, उनका नाम नसीरुद्दीन था। तो सारे कारीगर बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे जी मशाल ही नहीं है, रोशनी नहीं है, कैसे काम करेंगे? तो उन्होंने कहा क्या हो गया? कहने लगे कि बादशाह ने मना कर दिया। तो कहने लगे लाओ मशाल दो मुझे। मशाल लेके कमरे में गए और बाहर लेके आया, कहने लगे जला लो, वो सब जल गई। तो ये क्या? कहने लगे कुआं खुद गया है ना, ये तो निजामुद्दीन की बरकत है, ये उन्होंने फैला दी। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने ये, उनको होगा खदशा के सूनर और लेटर उसके कारीगरों को रोज़ रात को हम ले जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो वो करेगा। तो उन्होंने शायद पहले से तेल स्टोर करके रखा हुआ था। अच्छा। पर उन्होंने ये बताया नहीं, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि पानी से जला दिया, ये पानी से जल गया और इसीलिए चिराग दिल्ली है। तो ये खबर निजामुद्दीन के पास पहुंची तो निजामुद्दीन ने उनको ये नया नाम दे दिया, रोशन चिराग दिल्ली। तो ये उनके नाम से मशहूर हो गया। तो ये, लेकिन ये इरिटेशन था गियासुद्दीन तुगलक को कि मेरी सुन नहीं रहा, अब मैंने तेल की सेल बंद करा दी, ये फिर भी कुछ कर लेता है। तो फिर एक बार कोई बगावत हुई और वो उसको कुचलने जा रहा था। तो उसने खबर भिजवा दी कि मैं जा रहा हूँ, मेरे लौटने से पहले दिल्ली छोड़ देना। अच्छा। तो निज़ामुद्दीन अपना रोज़ चल रहा है उनका, शाम को म्यूज़िक की महफिल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो रोज़। तो अब उसने लौटना शुरू किया। अब खबर आई होगी कि वो बादरगढ़ आ गया। तो कहने लगे हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा। बदरपुर आ गया, बदरपुर तक आ लिया तो कहने लगे हुनूस दिल्ली दूरस्त। फिर वो तुगलकाबाद पहुँचे। तुगलकाबाद पर उनके बेटे ने उनके स्वागत में बड़ा सा फाटक बनाया हुआ था, उनको उस फाटक के ऊपर ले गया। वहाँ दावत हुई तो खाना पीना, गाना, नाच, ये वो, शराब खूब, और सब शराब पी पी के सो गए। कुछ देर तक बादशाह भी पीता रहा, फिर वो भी सो गया। उसके बाद सुना जाता है कि बाकी सारे बंदे तो उठ के आ गए नीचे, सब एक्टिंग कर रहे थे। और फिर दरवाज़ा गिर पड़ा और उसमें कुचल के वो मर गया। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो निज़ामुद्दीन के शागिर्द थे। तो ये संभव है कि उसने कह दिया हो कि आप फिक्र ना करें, मेरा बाप लौट के नहीं आएगा, तो उसी ने मरवा दिया, आप आराम से बैठो। ये बहुत होता है सर, ये आपस में राज के लिए बाप बेटे। हाँ, तो क्या कहाँ, अरे तो कौरवों पांडवों में क्या हो रहा था, उनमें लड्डू बट रहे थे भाई। यही होता है, यही कौरव पांडव नहीं, सत्ता के लिए यही होता है, सत्ता के लिए यही होता है। ये तो है। तो कई ने क्यों नहीं राम को निकलवा दिया था अपने बेटे के चक्कर में? सत्ता में यही होता है, सत्ता की होड़ में यही होता है। ओके सर, दूसरा एक जो दिल्ली देहात की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभी आपने कहा कि अभी बताया था जैसे हरियाणा में दिल्ली है, और पालम में तो इब्ने बतूता भी आए थे, इब्ने बतूता ने भी पालम के बारे में लिखा है। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली के ये 360 गांव ओरल लैंग्वेज कहते हैं, उसमें फिर ये जाट हैं, गुज्जर हैं, यहाँ पे अहीर हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं। तो इन लोगों की दिल्ली होते हुए भी आज के दिन इनको नेटिव नहीं माना जाता। तो ये क्या सीन है?
देखो मेरा मानना यह है कि शहर में तो कोई नेटिव पॉपुलेशन होती नहीं है। इमिग्रेंट्स। नेटिव पॉपुलेशन सिर्फ गांव में होती है, हम्म। शहर तो इमिग्रेंट ही बनाते हैं। अच्छा। दुनिया में कोई शहर नहीं है जिसको इमिग्रेंट ने ना बनाया। के बसे हैं लोग। आप ये सोचो कि अगर दिल्ली से सारे इमिग्रेंट निकाल दो, सारे, तो कौन बचेगा दिल्ली में? जाटों के गांव बचेंगे, गुजरों के गांव बचेंगे, कुछ सैनियों के गांव होंगे, और कई गांव आमतौर पर मिक्स ही होते थे, छोटे छोटे होंगे, कुछ 10 घर ब्राह्मणों के होंगे, कुछ इनके होंगे, वैश्यों के होंगे, और बाकी जाट गुजर किसान होंगे, कुछ सैनिक खेती का वो फूल वूल का काम करने वाले वो होंगे। तो ऐसे ही गांव होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये स्कैटर्ड गांव होंगे और उनके बीच में खेती की जमीन होगी, और कुछ बंजर इलाके होंगे, कुछ वो होंगे जो शामलात के होंगे, कुछ नामुमकिन जमीन होगी, यही तो बचेगा ना। और ये लोग सैकड़ों साल वैसे ही जीते रहेंगे जैसे वो जी रहे थे। उसी तरह की खेती करेंगे, उसी तरह का अनाज बोएंगे, उसी तरह की रोटी खाएंगे। फिर कोई बाहर से आ जाएगा। अब जो बाहर से आएगा वो कुछ नया औजार लेके आएगा, कोई नए मसाले लेके आएगा, कोई नई तरह की ओखली लेके आएगा, जो उनके यहाँ विकसित हुई होगी वो जब ट्रैवल करेंगे तो लेके आएंगे। नई भाषा लेके आएंगे, नए मुहावरे लेके आएंगे, नए संगीत लेके आएंगे। वो सब मिक्स होता है, उससे शहर बनता है। तो शहर तो ऐसे ही बनता है, और इसलिए शहर में हमेशा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग तरह का खाना खाने वाले लोग, अलग अलग तरह से जिंदा रहने वाले लोग, अलग अलग तरह की शराबें बनाने वाले लोग, सबकी अपनी अपनी होती है, वो लेके आते हैं। तो उससे पहले हमारे यहाँ तो यहाँ वो जो उसकी गुड़ की बना लेते थे, दारू, लिक्योर, हाँ, वो गन्ने का बना लेते थे, वो बनाते होंगे, और क्या होता होगा। तो ये सबका सब धीरे 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 डेवलप हुआ आता है, मिक्स होके। और आप दुनिया के किसी बड़े शहर में चले जाओ, मैं तो हफ्ते भर था वहाँ लंदन में, मैंने तो देख के हैरान हो गया। एक दिन ऐसे ही मैं उसमें जा रहा था, ट्यूब में, वो जो उनकी मेट्रो है, तो मैं खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें गोरे तो मुझे कम दिखे, तो उनमें अफ्रीकन्स थे, उसमें अरब्स थे, उसमें ये जो ईस्टर्न फेसेस होते हैं वो दिख रहे थे, और हिंदुस्तानी थे। तो वाइट्स मुझको कम दिख रहे थे। और मैं गया नहीं, पर मैंने सुना है न्यूयॉर्क में आप किसी सड़क पे चले जाइए, आपको, आप किधर भी देखेंगे, आपको कम से कम 5 या 7 देशों के लोग दिख जाएंगे। उसमें बताया वेरिएशन बहुत है, वहाँ पे कलर बहुत है। हाँ, उस शहर में। तो अब हमारे यहाँ आज की दिल्ली में 5 लाख दिल्ली में कम से कम तमिलियंस हैं, कम से कम 5 लाख, हाफ अ मिलियन मलयालीज हैं। 1970 से लेके आज तक, इस पिछले 50 साल में, 30-45 साल के अंदर दिल्ली की पॉपुलेशन 30% चेंज हो गई है। 30% दिल्ली के रहने वाले लोग अब मैथिली और उस इलाके की दूसरी भाषाएं, ईस्ट यूपी और बिहार की वो भाषा बोलने वाले 30% हैं दिल्ली में। आप किसी मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, सब पे लिट्टी चोखा बिक रहा है। कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ मैंने तो कभी खाया नहीं लिट्टी हाँ, चोखा। लेकिन वो है ना, पसंद ही नहीं है मुझे। हाँ। अब पसंद ना पसंद का तो अलग मामला है। हाँ। लेकिन नूडल, सब जगह नूडल बिक रही है ना, सब जगह मोमो बिक रहे हैं। ये कहाँ से आ गए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ आ गए हैं, उनका खाना यहाँ आ गया है। बिहार के लोग आ गए, उनका खाना आ गया। डोसा तो खाते हो, डोसा तो पसंद है।
हाँ, इडली पसंद है? वो पसंद है सर, पर एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, हाँ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो मैं हरियाणा से हूँ। हाँ वहाँ के बारे में बोला जाता है ना कि दूध दही का खाना, हाँ वो ऐसा हमारा हरियाणा हाँ जो भी हाँ है हाँ हाँ। पर हरियाणा से बोरिंग खाना कहीं का नहीं है। वो सब वो अपनी अपनी, वो तो अपनी पर्सनल उसकी बात है। मुझे तो लगता लेकिन है। हाँ, हम बचपन में अलीगढ़ चले गए थे, हाँ, 64 में हम लोग लौटे हैं। हाँ, तो एक संडे हमारी मदर हमको स्पेशली हाँ, मद्रास होटल लेके गई थी। अच्छा, मद्रास होटल ये रीगल के आगे जो हाँ, बेल्ट है हम्म, कनॉट सर्कस की, हम्म, उसमें हम्म, वो नीचे सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी है, ऊपर मद्रास होटल हुआ करता था। हम्म, वो अकेली जगह थी जहाँ पर डोसा मिलता था। अच्छा, संडे को लाइन लगती थी डोसा खाने के लिए। हम्म, अब देखो हर गली में हम्म, डोसा मिल रहा है, हर गली में हर मोमो गली मिल में रहा है। मिलते हैं। तो ये सिटी लगातार ऐसे रीइन्वेंट करती है, हम्म, लगातार बाहर के लोग आते हैं, हम्म, बसते हैं हम्म, और वो शहर के हो जाते हैं। तो शहर तो हमेशा कॉस्मोपॉलिटन होगा। ओके, उसमें वेव्स आएंगी लोगों की आते ही। आएंगे, हाँ, जाएंगे, बसेंगे, हम्म, दूसरे लोग आ जाएंगे। कभी मतलब तो 1947 इस में दिल्ली हाँ, बिकेम पंजाबी मेजॉरिटी सिटी, हम्म, और 1960-70 तक लोग उनको शरणार्थी कहते थे। अब हम्म, कोई पंजाबी को शरणार्थी नहीं कहता, वो दिल्ली वाले हैं। हम्म, अब लोग बिहारियों कहते हैं ये बिहारी है, 10 साल के अंदर वो भी दिल्ली वाले हो जाएंगे। ये भी है। तो शहर में यही पर होता है। उसी टाइम की अगर हम देखते हैं तो सर 1942 के आसपास कराची की पॉपुलेशन 42% हिंदू पॉपुलेशन है। वो यहाँ से वहाँ से यहाँ पे आए। नहीं, कराची से नहीं आए। नहीं, कराची से, पर नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन हिंदू तो थी सर। कराची नहीं थी। जैसे हम्म, दिल्ली की पॉपुलेशन हम्म, कभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी, हम्म, कभी भी हिस्टोरिकली। हम्म, 1947 में दिल्ली में मुसलमान जो थे 33%, 33%। हाँ, 33% थे, 67% तो मुस्लिम हिंदूज थे। हम्म, तो कराची में बहुत बड़ी आबादी, जो कराची से जो लोग बाहर गए हैं वो बम्बई गए, वो ओके, दिल्ली नहीं आए। पोर्ट टू पोर्ट। हाँ, तो ओके, वहाँ बहुत सारे लोग कराची के बहुत सारे लोग बम्बई में हैं। ओके, और कराची में और पूरे सिंध में, हम्म, पाकिस्तान में अगर कहीं हिंदू हैं तो वो सिंध में हैं। ओके, ये मैं सर। एक बार गया था, उस वक्त आप कराची में पाकिस्तान गए हो सर? मैं 2-3 बार गया हूँ, मेरे अच्छा, कजन्स हैं ना वहाँ पर। हाँ, आपके तो दादा चले गए थे ना सर? हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ, तो मैं 2-3 बार गया हूँ। हाँ, आप बता तो रहे थे उस सिंध का, क्या बता रहे थे? तो सिंध में जब मैं गया था वहाँ पर, सॉरी, तो हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि सिंध में 6 लाख हिंदू हैं। ओ, वो लोग पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, हम्म, क्योंकि सिंध में दंगे भी नहीं हुए थे। हम्म, सिंध में सूफियों का बहुत प्रभाव था। जंग, जो जितने भी सचल सरमस्त और ये तमाम जो बड़े बड़े सूफी पोएट थे, हम्म, तो उनके प्रभाव की वजह से वहाँ उनको ये, और वो इंडस्ट्रियल टाउन था, उनको ये ख़तरा नहीं था, तो वो लोग नहीं गए। ये गन तो बाद में जो कुछ इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है, वो बाद में विकसित हुई है, उस वक्त नहीं हुआ था। जैसे दिल्ली में, दिल्ली में तो बहुत मारकाट हो गई थी, लेकिन पूरे वेस्ट यूपी, पूरे इलाके के अंदर, या लखनऊ में तो सारे मुसलमान नहीं भागे ना। मुसलमानों की मेजॉरिटी तो हिंदुस्तान में रहती रही, ये भी है। कम संख्या गई तो थी। सर ये 3-4 वेव्स जो हैं जिन्होंने दिल्ली को पूरी तरह चेंज कर दिया है, जैसे नादिर शाह का अटैक है, 1857 है, फिर 1947 है, तो उसके बाद कि मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, जैसे आपने कहा। नादिर शाह के बाद नहीं वो दिल्ली की पॉपुलेशन नहीं चेंज चेंज हुई, हुई? नहीं नहीं नहीं। नादिर शाह तो लूटने आया था, चला गया लूट के। मार तो आदमी तो मार दिए थे उसने, कितने मार दिए थे? 30,000 तो शायद। नहीं 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 सर, ये तो रिटर्न है। नहीं, कहाँ किसने किसने लिखा है? मैं अभी दिखा देता अंग्रेजों ने लिखा है ना। हूँ। नहीं, तो सर ये हाँ, अंग्रेजों ने, नादिर शाह ने जो कत्लेआम दिल्ली में किया है, हम्म, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अंग्रेजों ने लिखा, एग्जेजरेट किया है। क्योंकि उन्होंने जो किया था हम्म, उसको कम करने के लिए 26,000 लोगों को दिल्ली में जान से मारा था अंग्रेजों ने। 26,000 अकेले दिल्ली में 1857 के बाद। तो वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए नादिर शाह ने कत्लेआम करवाया था। ये एक टाइम पीरियड में मारा था, एक दिन दिन नहीं नहीं, उसने नादिर शाह का तो सुबह शुरू हुआ था, शाम को बंद हो गया था। ये ब्रिटिश
अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया है, उसके बाद जो उन्होंने मारा है, मतलब वो गालिब ने लिखा है उसके बारे में कि सारे शहर में सड़ते हुए गोश्त की बदबू आती है, क्योंकि जिनको फांसी दी गई थी, आप उनकी डेड बॉडी उतार के उसे बरी नहीं कर सकते थे या जला नहीं सकते थे, वहीं लटकी रही, और वो सड़ सड़ के गिरा है, और कुत्ते और सुअर और गिद्ध और कौवे ये टुकड़े ले लेके उधर दौड़ा करते थे, सारे शहर में सड़ान थी। तो वहाँ के पॉपुलेशन माइग्रेट करके लाहौर और लखनऊ गई उस वक्त? कहाँ? नहीं, ये तो 1857 में किया ना हाँ, अंग्रेजों 57 का ही मैं पूछ रहा था। 1857 में अंग्रेजों ने ये किया, और उसके बाद जो फौजी थे जिनका मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था, जो सब अपने अपने गांव में लौट गए थे, उनके घरों में जाके ढूंढ ढूंढ के उनको मारा है, एक एक को केस चलाया, भगोड़े हो, और उसके बाद गोली मार दी गई। तो 1,30,000 में से एक नहीं बचा। ब्रूटैलिटी। हाँ, ओके ओके ओके। तो नादिर शाह ने कत्लेआम किया, उसे कोई वो नहीं कह रहा है, लेकिन वो इस स्केल पर नहीं था, ये 30,000 40,000 नहीं। ओके सर, दूसरा मैं जहाँ से आता हूँ लोहारू जगह है, और 1803 के बाद जब मराठा एम्पायर को CNC है लॉर्ड लेक, वो डिफीट कर देते हैं, तो स्पेशली हरियाणा वाले एरिया में तो काफ़ी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स बनते हैं, चाहे वो दुजाना हो, पटौदी वाले भी आसपास ही है, लोहारू हो, लोहारू एंड फिरोजपुर जिरका साथ में ही थे। तो उस वक्त ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर भी नियुक्त होते हैं यहाँ पर, और फिर वो भी बड़े सारे के सारे एक से बढ़कर एक अतरंगी लोग थे, मैटकॉफ, फ्रेजर और ये सारा। तो उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में और उस 1803 के बाद का इम्पैक्ट दिल्ली और आसपास के एरिया पे कैसे हुआ है, वो आप थोड़ा बताइए। देखो, एक तो ये है कि ये लोग जब अंग्रेज़ उस वक्त में जब हिंदुस्तान आना शुरू करते हैं, तो इसके बावजूद कि मुग़ल एम्पायर श्रिंक हो चुकी है और बादशाह के पास कुछ पावर्स नहीं हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, वो जो एक पूरी जो जीवन शैली थी उससे, रॉयल्टी, हाँ, कि वो सब के सब उसी रंग में रंग गए। तो वो वैसे ही कपड़े पहनते थे। ये जो था फ्रेज़र, नहीं, ऑक्टरलूनी 1803 में दिल्ली का वो बना है, तो वो तो छींट के अंगरखे पहना करता था, ऐसे वाले, हाँ, इससे भी बहुत छोटी प्रिंट के होते थे वो, और चूड़ीदार पजामा पहनता था, मोदी जय, हुक्का पीता था, लंबी पेचवान वाला, और अपने महल में वो नाच पार्टियां ऑर्गेनाइज करवाता था, और 13 हिंदुस्तानी औरतों से शादियां की थी उसने, 13, और रोज शाम को हाथी पे बैठ के घूमने निकलता था, और उसके पीछे 13 पालकियों की लाइन निकला करती थी। तो इनमें से बहुत सारे, वो जो था जिसने वो सेंट जेम्स चर्च बनाया है, जेम्स स्किनर, वो तो सिकंदर साहब कहलाता था, और उन्होंने उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया था। सर, तो उनकी जो हवेली है मसूरी में, वो सिकंदर विला कहलाती है। इसी बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ और ऐड करता हूँ एक चीज, जैसे ये नाम का बड़ा सिलसिला है, तो हरियाणा में अभी भी किसी को मतलब गुस्से से बोलना हो तो बोलते हैं तू गणा लाड साहब बने हैं क्या? हाँ। मतलब तो वो लॉर्ड से है, लॉर्ड से लाड साहब बना है। हाँ, तो वैसे इनके नाम का भी सिलसिला, वो भी आप बताओ थोड़ा। वो जो थे मेटकाफ, वो मटका साहब कहलाते थे। अच्छा। और जेम्स स्किनर सिकंदर साहब कहलाते थे। मसूरी में उनका मसूरी शहर से निकल के आप धनौल्टी जा रहे हैं, तो राइट हैंड के ऊपर सिकंदर विला आती है, वहाँ जेम्स स्किनर का परिवार रहता है। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत रंग उसमें बिल्कुल हमारे तरीके से रहने लगे थे, हिंदुस्तानियों के तरीके से। इनके घरों में वैसे ही जनाना अलग था, मर्दाना अलग था, वो सब कर दिया था उन्होंने। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वहाँ से इनके पास इंस्ट्रक्शन आई कि हिंदुस्तानियों को लाइफस्टाइल में कॉपी करना बंद करो, उनकी तरह खाना खाना बंद करो, उनके जैसे कपड़े पहनना बंद करो। यू आर रूलर्स, तो यू हैव टू लुक डिफरेंट।
उसके बाद इन्होंने अपना हुलिया बदला है, वरना तो सबके सब मतलब एक वो थी ब्रिटिश वुमन थी जो यहाँ रहती थी चितली कबर के पास, बहुत दुबली पतली सी थी, झुर्रियाँ वुर्रियाँ बहुत थी, उसने वहाँ अपना घर बना लिया था, वो चुईया मेम कहलाती थी। हाँ, चुईया मेम, हाँ, वो चुईया मेम का कटरा है वहाँ पर, कटरा चुईया मेम अब भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बिल्कुल इस तरह बस मिल गए थे, पर क्योंकि वो उन्होंने इस तरह का देखा ही नहीं था। अच्छा। तो और ये जब है जब वो मुगल एम्पायर बिल्कुल अपने लास्ट लेग्स पर है, तो उस वक्त भी दरबार की शान शौकत देख के उनके तो उनकी समझ में नहीं था कि ये क्या है। तो सर जब 1857 के बाद वो लाल किला में रहने लगे, तो उसके बाद 500-700 मीटर के एरिया को तोड़वा भी दिया था ना उन्होंने? लाल किले के बाहर 500 गज, गज 500 गज, अच्छा 7, मैं ज्यादा बोल गया, जितना था वो सब तोड़ दिया। लाल किले के अंदर जो बिल्डिंगें बची हैं वो सिर्फ 20% ऑफ दी ओरिजिनल है। 80% बिल्डिंग्स उन्होंने डिमोलिश करवा के वहाँ फौजियों की छावनियाँ बनवा दी थी। आगरा किले में अगर आप जाएंगे तो वहाँ 30 बिल्डिंगें बची हैं, वहाँ 30 है, 30 बची हैं। वहाँ ओरिजिनली 400 बिल्डिंगें थी। सर दूसरा तो एक इस चीज, लेवल पे उन्होंने डिमोलिशन करवाए। एक चीज जैसे जीटी रोड है, मेरे को बड़ा इसकी जो हिस्ट्री है इसको मेरे को बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है, एक अफेक्शन है। जैसे रॉयल पर्सियन रोड था जिसे डेरियस फेस्ट ने बनवाया था, लोग कहते हैं कि इसी को कॉपी करके इसको बनवाया गया जीटी रोड को। और मौर्यन एम्पायर, अशोका से लेकर और फिर ज़्यादातर तो शेरशाह सूरी के नाम से ही जानते हैं इसको। और यहाँ पे फिर जैसे अभी आपने सराय के बारे में बताया था, तो अलग अलग जगह पे सराय हैं जहाँ पे घोड़े बनते थे और रहने के लिए खाना भी दिया जाता था। तो इसकी हिस्ट्री को आप कैसे देखते हो? क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग किम किताब में लिखते हैं कि मतलब रिवर ऑफ लाइफ चल रही है, ऐसा 1500 माइल्स तक, ऐसा अजूबा तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसको आप कैसे देखते हो जीटी रोड को? और उसके थ्रू ही ऑलमोस्ट देखो, आए हैं। एक तो ये कहना कि हर चीज जो यहाँ हुई है वो यूरोप में किसी से इंस्पायर होके हुई है, नहीं, मैं यूरोप नहीं, वो जो आप कहते हैं डेरियस और ये रॉयल पर्सियन रोड, हाँ नहीं, वो जो है वो सर मैंने लिखा हुआ पढ़ा मैंने। अरे भाई, इतनी बड़ी एम्पायर है, कॉमन सेंस की बात है, इतनी बड़ी एम्पायर है तो आपको संपर्क रखने का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। ये जो सड़क शेरशाह सूरी ने बनाई, ये ऐसी नहीं है कि उसने ओवरनाइट इन्वेंट कर ली थी। ये रास्ते थे, उसने उसको कनेक्ट कर दिया, कहीं अलग अलग जगहों पे होंगी, उत्तर पथ, उसने कनेक्ट कर दिया कि एक नॉर्थ से ईस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक एक क्लियर पैसेज बन जाए। और उसके साथ उसने ये मिनिमम कर दिया कि वहाँ पर आपको एक तो मार्क होगा कि भाई एक कोस चल रही है, एक और केस चल रही है, किसी ने बताया भाई 10 कोस के ऊपर वहाँ पहुँच जाएगा तू, तो वो कोस का हिसाब रखने के लिए और सराय बनाई। तो अगर बेसिक आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी एम्पायर है। तो आप ये समझ लीजिए कि फौज तो घोड़े और हाथी तो हो गए, पर ज़्यादातर फौज तो पैदल होती थी। फुट सोल्जर, तो फुट सोल्जर किस रफ्तार पे चलेगा, एक दिन में कितने मील चल लेगा? तो उसको रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए। अब जो मुगल रूलर्स थे उनमें जहांगीर कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करता था, तो उसने ये पाया कि जब भी वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जितनी पेरिशेबल्स हैं उन सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो चला जाता है, वो कीमतें फिर भी बढ़ी रहती हैं। तो उसने ये सिस्टम बनाया कि अगर वो इतवार को, संडे को निकलने वाला है लाहौर से दिल्ली के लिए, तो शनिवार को आधी फौज निकल जाएगी, टेंट लेके, खाने का सामान लेके, बर्तन लेके वो निकल जाएगी। एक दिन का सफ़र करके वो कैंप लगा देंगे, वो संडे को चलेगा। जब वो वहाँ पहुँचेगा तो जो पहली टुकड़ी पहुँची है उसने
खाना वाना खा लिया है, रेस्ट कर लिया है, और जो सेकंड ग्रुप आ रहा है उनके लिए खाना पका दिया है। ओके। ये पहुंचे और वो जो अपने साथ सामान लेके आ रहे हैं उसको लेके पहली टुकड़ी रवाना हो जाएगी। ओके। ये इस तरह, और सर्कल में चल रहा है ये इस तरह वो चलेगा, और जो कुछ उनको खाना है सॉरी, हाँ। वो साथ लेके चला करते थे। तो अनाज, वो बकरियां और चिकन और ये वो जो कुछ रास्ते में खाएंगे वो पहले से खरीद लिया जाता था, ताकि सडनली मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों की कीमतें ना बढ़ जाए। तो ये सब आपको, अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपको सब कुछ सोचना पड़ता है ना। तो ये दैट इज़ हाउ इट यूज्ड टू बी। हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है कि फिरोज तुगलक ने अपनी ये कैपिटल बनानी शुरू की, कोटला फिरोज शाह। महरौली continues to be an important center, और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक वहाँ ले गया तुगलकाबाद। उसके बेटे ने यहाँ बनाई, IIT के सामने है ना वो विजय मंडल। ओके। तो विजय मंडल जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की कैपिटल थी। ओके। उसके मरने के बाद उसका भतीजा फिरोज तुगलक, उसने कहा मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो अब इस शहर को बनाने के लिए, एक शहर यहाँ पर है, वो यहाँ पे कैपिटल है, वो दूसरी कैपिटल बना रहा है। अब तक तो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ तक रेगुलर नॉन स्टॉप लोग आते थे जाते थे। उसका डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, जो तारीख़ फिरोज शाही में बताता है कि 24 घंटे सड़क के ऊपर ट्रैफिक चला करता था। बैलगाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, यहाँ से लोग सामान लेके वहाँ जा रहे हैं, कारीगर दिन भर काम करने के बाद सोने जा रहे हैं, अगली शिफ्ट पे काम करने वाले उधर से आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे वहाँ काम होता था। तो इस तरीके से ही बने हैं शहर ये। तो ये सारा सिलसिला रहा है। हाँ हाँ। तो सर एक दो क्वेश्चन और, आप बोर तो नहीं हो गए? मैं बहुत बोर हो गया हूँ। तुम पता नहीं कहाँ पहुँचा रहे हो। हाँ चलो, हाँ आखिर में सर, हाँ। ब्रिटिश राज ने दिल्ली को कैसे चेंज कर दिया? नहीं, उन्होंने तो जो उन्होंने नया शहर बनाया, जो आज हमारी राजधानी है, वो तो किसी तरीके से शहर है ही नहीं, क्योंकि उनकी योजना में यहाँ पर शायद 20,000 लोग या 30,000 लोगों को रहना था, उसके अलावा कोई यहाँ रहने वाला नहीं था। और आप नई दिल्ली को आज देख लीजिए, वहाँ कौन रहता है? एलीट। कौन रहता है वहाँ? कोई नहीं रहता। जो सीनियर IAS के अफसर, IPS के अफसर, IFS के अफसर यहाँ आते हैं, वो 3 साल के लिए पोस्टिंग होती है, फिर वो अपने कैडर में वापस चले जाते हैं। दिल्ली में तो नहीं रहते, 3 साल की पोस्टिंग पे आते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के ऑफिसर वो भी पोस्टिंग पर आते हैं, फिर अपनी रेजिमेंट में या अपने उस पर चले जाते हैं। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सब ट्रांसफरेबल जॉब के ऊपर हैं। दे मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, लेकिन वो दे कैन बी ट्रांसफर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रिटायर होने के बाद सब अपने अपने स्टेट्स में वापस चले जाते हैं। तो नई दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है? कौन रहता है वहाँ पर? माइग्रेंट्स। इन ट्रांसफरेबल जॉब्स के अलावा जो लोग वहाँ रहते हैं, जो ज़्यादा परमानेंट हैं, वो ड्राइवर हैं, कुक्स हैं, माली हैं। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, जितनी MPs की कोठी हैं, मिनिस्टरों की कोठी हैं, उनमें पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। वो सर्वेंट्स परमानेंटली रहते हैं। जब नया सेक्रेटरी आता है वो जाके नमस्ते सर, हम यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो अगर आप तो पिछले साहब जो थे उनके लिए हम खाना वाना पका देते थे, गार्डन देख लेते थे, आप कहें तो हम यहाँ रहते रहेंगे। कहता अच्छा रहो, उसको मुफ्त में सर्वेंट मिल जाते हैं। यही MPs के बंगलों में होता है, मुझे मालूम है। हमारे दोस्त थे 2-3, तो वो विट्ठल भाई पटेल हाउस में जिस दिन उनका कमरा अलॉट होता था, वो आ जाते थे बंदे, पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते थे। सर मैं आपका खाना पका दूंगा और मैं सर कपड़े धो दूंगा। दे डोंट, जो दे दिया, वरना उनके पास तो रहने को जगह है ना।
तो उसके बदले में वो ये कर देते हैं। तो ये लोग ज़्यादा परमानेंट हैं। साहब लोग तो सब ट्रांसफरेबल जॉब्स पर हैं। शहर में अगर शहर है तो वो कुछ प्रोड्यूस करेगा। नई दिल्ली क्या प्रोड्यूस करती है? कुछ नहीं। एक फैक्ट्री नहीं है। मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अलावा क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ? उन रिपोर्ट्स की क्या औकात है वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पूरे नई दिल्ली में जब तक ये मैत्री कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट नहीं खुल गया था, जब तक पूरी नई दिल्ली में एक कॉलेज नहीं था। पूरी नई दिल्ली में एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। कैसा शहर है ये? क्या आपने क्या शहर सोच के बनाया है? जितने लोग जब नई दिल्ली बनी है, जितने लोग यहाँ काम करते थे, वो सब पुरानी दिल्ली से यहाँ काम करने आते थे और रात को पुरानी दिल्ली चले जाते थे। This was not a city. This was a place where babus sat and took decisions and went back to their homes to sleep. And that is how it functions even today. तो ये तो शहर ही नहीं है। अगर शहर है तो उसका अपना एक खाना होगा। हर शहर का अपना एक खाना होता है, वो डेवलप होता है। जयपुर का एक खास तरह का खाना है ना, भोपाल का एक खास तरह का खाना है, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी। पुरानी दिल्ली का एक खास तरह का खाना है, वो पुरानी दिल्ली का ही खाना है, वो आपको मेरठ में नहीं मिलेगा। तो नई दिल्ली के पास क्या है? जितने शहर हैं पुराने शहर, उनका अपना एक म्यूजिक है। एक दिल्ली घराना है, एक अतरौली घराना है, एक जयपुर घराना है, एक आगरा घराना है, एक लाहौर घराना है। नई दिल्ली का कोई म्यूजिकल घराना है, कोई डांस है, कोई कल्चर है? जितने पुराने शहर हैं वहाँ पर रात को अड्डे होते हैं, जहाँ जाके नौजवान बैठते हैं। रात को 2 बजे चाय पीनी है, चलो भाई चलो चाय पीते हैं। नई दिल्ली में कोई एक जगह ऐसी है? यू कैन गो टू क्यूबा, वो जो एक्सपेंसिव 5 स्टार किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, पर मिडिल क्लास का नौजवान, कॉलेज का स्टूडेंट कहीं जा सकता है, बैठ सकता है गप्पे मारने के लिए। ऐसी कोई जगह है? इन जगहों के बिना शहर नहीं बनते। मैं सर यही चीज कह रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो इनके बिना जोन्स और लाइंस में नहीं होने चाहिए। हाँ, इनके बिना शहर बन ही नहीं सकता। ओके सर, आखिरी क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैंने बोर कर दिया आपको। धौला कुआं में कुआं कहाँ है? कुआं वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। कुआं था वहां पर, कुआं था, और वो सफेद कुआं था। और दिल्ली में कई जगह थी जो सफेद थी। तो धौला कुआं था, एक धौली प्याऊ थी। धौली प्याऊ भी थी? गुड़गांव के रास्ते पर है, इस सड़क पर। और एक धौला पीर था, जो महरौली के बस स्टैंड, जो महरौली का नया बस स्टैंड बना है ना, इस पर ये जो महरौली से सड़क जाती है उधर दक्षिणपुरी, वहाँ पर उस सड़क के ऊपर धौला पीर है, उसका मज़ार है अभी। अच्छा। तो ये सफ़ेद रंग की कोई उसकी दीवार होगी। मैं ढूंढ रहा था उसको, एक जगह मुझे लगा कि शायद यहाँ पर हो, पर वो अगर तुम इधर से इससे जा रहे हो रिंग रोड से और लेफ्ट मुड़ते हैं एयरपोर्ट के लिए, वहाँ वो साइड में वहाँ बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड के पीछे एक जगह है पार्क की। हाँ, मेरा मेरा ख्याल है वहाँ होगा, उधर कहीं होना चाहिए वो धौला। वहाँ कुआं तो है एक, वही होगा। नहीं वो वाला नहीं है, पर वहाँ कोई और कुआं है, नया बना हुआ है शायद वो तो। नहीं, ये भी पुराना कुआं था। और पर बावली मुझे कोई नहीं दिखी, पर कोई कुआं होगा जिसकी दीवार सफ़ेद होगी, इसलिए वो धौला कुआं कहलाता था। ओके। धौला, धवल, धौला तो हरियाणवी। हाँ, वो सफ़ेद को धौला कहते हैं। तो धौला पीर वहीं से आया, धौली प्याऊ वहीं से आई, धौला कुआं वहीं से आया। ओके ओके सर, देन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी हमने आपको बोर कर दिया।
ये अभी तो इनके क्वेश्चन बाकी थे सर, ये पूछने अच्छा। वाले थे आपसे कुछ। क्या, चलो पूछ लो। सर मैं उर्दू के बारे में पूछना चाहता था। उर्दू दिल्ली में खुली पड़ी, आजकल मतलब पुरानी दिल्ली में चले जाओ उर्दू मिलती नहीं है सर। हाँ, गायब होती जाएगी। हाँ, उर्दू के साथ साथ ये दिल्ली की पुरानी कहानियां भी लिखी जा रही हैं। सर आप कैसे देखते हैं इसे? देखो असल में वो ज़बान जो है वो गायब इसलिए हो रही है कि उसको गायब किया जा रहा है। और ये सिलसिला शुरू हो गया जब से उर्दू मुसलमानों की ज़बान बना के पेश की जाने लगी, तो उसकी वजह से उसकी ये हालत है। और ये दुनिया में और कहीं नहीं हुआ कि आप किसी भाषा को धर्म से जोड़ दें। जैसे अंग्रेज़ी क्या क्रिश्चियंस की ज़बान है? नहीं है ना। हम और आप भी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं, हम में से कोई क्रिश्चियन नहीं है। पंजाबी क्या सिखों की ज़बान है? नहीं है। तो ये हिंदुस्तान में किया गया, अंग्रेज़ों ने किया कि ये ज़बान मुसलमानों की और ये ज़बान हिंदुओं की, और उसमें अनफॉर्चुनेटली वी फेल फॉर इट। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, बनारस में नागरी प्रचारणी सभा बनाई गई, जिनका काम यह था कि वो नागरी का प्रचार करें। उससे पहले तो स्क्रिप्ट जो थी वो पर्शियन स्क्रिप्ट थी, जिसमें हिंदुस्तानी लिखी जाती थी, लेकिन हमने स्क्रिप्ट को भी धर्म के साथ जोड़ दिया, इसके बावजूद कि भाषा और स्क्रिप्ट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रेंच भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, इंग्लिश भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, पोर्चुगीज़ भी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और हिंदुस्तान में अगर आप देख लें तो बंगला भी नागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और पंजाबी भी नागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो स्क्रिप्ट का धर्म लैंग्वेज से कोई रिश्ता नहीं होता है। स्क्रिप्ट बहुत बाद में पैदा होती है, लैंग्वेज बहुत पहले पैदा हो जाती है। अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस जो हमारे यहाँ सर्वे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो हमारा सेंसस के हिसाब से 6000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। 6000 भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। उनमें से 5500 से ज़्यादा के पास कोई लिपि नहीं है। जितने हमारे आदिवासियों की भाषा है, कितनों के पास लिपि है? भाषा तो है वो। उस भाषा को हम मारने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनसे कहो कि इसे नागरी में लिखना शुरू कर दो, वो भाषा खत्म हो जाएगी। उनकी अपनी स्क्रिप्ट बनाने के बजाय आपने उनको एक और स्क्रिप्ट दे दी। जैसे सिंधी के साथ हुआ है। सिंधी हिस्टोरिकली अरबी लिपि में लिखी जाती थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, बहुत सिंध से बहुत सारे हिंदू सिंध के लोग यहाँ आए, उनमें से मैं उनसे कुछ से मिला हूँ। एन ब्लॉक राजेंद्र नगर में रहते हैं, वहाँ उनको बसाया गया। उनके लिए एक सिंधी मीडियम स्कूल खोला गया। अच्छा। गवर्नमेंट का, लिपि नागरी। तो वो मोती ज्ञानचंदानी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप झूलेलाल की सारी पोइट्री और सारी लिखाई, झूलेलाल इज द रिलीजियस लीडर ऑफ द सिंधीज, तो वो उनका जो कुछ लेखा था वो उन्होंने अरबी लिपि में पढ़ा था। मोती ज्ञानचंदानी ने सबका सब नागरी में पढ़ा है। उनका बेटा सिंधी भाषा जानता ही नहीं। खत्म, 2 पीढ़ी के अंदर भाषा खत्म हो गई। लिपि बदलने के साथ ये होता है। तो अब आपने जब इस लिपि को मुसलमानों की ज़बान बना दिया तो हिंदुओं ने पढ़ना बंद कर दिया। फिराक गोरखपुरी का नाम सुना है आपने? हिंदू थे, उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे। अर्श मलसियानी सिंधी थे, उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे। कन्हैया लाल कपूर
खत्री थे पंजाब के और उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे। तो ये जब से उर्दू शुरू हुई है, जब से लेके और 70-80 तक देवेंद्र इस्सर, रामलाल, जोगेंद्र पाल, इन सब का लिखा हमने पढ़ा है उर्दू में। मुंशी प्रेमचंद, उनको हिंदी राइटर की तरह पेश किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने सिर्फ 2 कहानियां हिंदी में लिखी हैं, सिर्फ 2। अच्छा। 1938 में मर गए, 1936 में पहली कहानी उन्होंने हिंदी में लिखी है। उससे पहले सब का सब उनका उर्दू का है, मैंने सब उर्दू में पढ़ा है। अच्छा, ये सारा जो है उर्दू का है? सब का सब उर्दू में छपा है। क्या बात। उसके बाद उनको हिंदी का लेखक बना दिया। 1936 में उन्होंने PWA की जो फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस थी उसको चेयर किया था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की। उसके 2 साल बाद मर गए। इस पीरियड में उन्होंने 2 या 3 कहानियां हिंदी लिपि में लिखी। तो ये इस तरीके आपने उसको हिंदुओं की ज़बान बनाया, हिंदी को। मुझे पता नहीं तुमने इनका नाम सुना है कि नहीं, असगर वजाहत। हाँ हाँ सर, बिल्कुल, हमारे जानने वाले हिंदी के लेखक हैं। उन्होंने उर्दू में कुछ नहीं लिखा है। मंजूर एहतशाम भोपाल में रहते थे, बहुत बड़े राइटर हैं हिंदी के। उन्होंने कुछ भी उर्दू में नहीं लिखा, जो कुछ उन्होंने लिखा है हिंदी में लिखा है। अब्दुल बिस्मिल्ला जामिया में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उर्दू डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट के। तो ये मुसलमान हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा में लिखते थे? पद्मावत लिखी है उन्होंने, जिस पे उन्होंने दंगे कराए थे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है। पूरी की पूरी भाषा अवधी है, स्क्रिप्ट पर्शियन है। अच्छा। पंजाबी भाषा जो आज नागरी लिपि में लिखी जाती है, आज से 100 साल पहले पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी और उसको शाहमुखी कहते थे, गुरमुखी के बजाय शाहमुखी। शाहमुखी वॉज द स्क्रिप्ट जिसमें मेरे पास है वारिस शाह की हीर। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, वो पर्शियन स्क्रिप्ट में है। अच्छा अच्छा, ये सब की सब उन स्क्रिप्ट में लिखी गई। आपको कितनी लैंग्वेज आती है सर? मैं मतलब इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगला समझ लेता हूँ, पंजाबी समझ लेता हूँ, पर्शियन थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। लिखने वाला, लिखने की तो स्क्रिप्ट तो वही है, उर्दू और पर्शियन की स्क्रिप्ट एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्शियन में मतलब पढ़ूँ तो कुछ समझ में आ जाती है, बट आई हैव नेवर स्टडीड पर्शियन। सॉर्टेड। सर, जो कुतुब मीनार के ऊपर जो आयतें लिखी हुई है वो फारसी में लिखी, अरबी में। हाँ। सर एक खाने पे रह गया बस, आप बता रहे थे 1920 में पहली बार मूंगफली की खेती हुई हिंदुस्तान में। हाँ, तो सबका सब आज ही कर लोगे क्या? हाँ, मुगल मतलब इसके तुम कितने एपिसोड बनाओगे इसके? इसके 2-3 मतलब इसे कौन सुनेगा इतनी देर? सर हमारे तो 2.5 घंटे सुनते हैं लोग। हाँ। क्योंकि सुनते पता है कैसे हैं? हाँ। कि ट्रैवल कर रहे गाड़ी में चला के छोड़ दे। हाँ, ठीक है, इस तरीके से हमारा लॉन्गेस्ट इंटरव्यू 4 घंटे का था। अच्छा। 2 घंटे से किसका किया था? SK मिश्रा है एक IAS ऑफिसर, अच्छा, उनका किया था। और मतलब 2.5-3.5 घंटे का तो बहुत लोगों का है। एक ब्रजेंद्र सिंह MP हैं, उनका किया इस तरीके से। असगर वजाहत का किया हमने, वो 2.5 घंटे का इंटरव्यू था हमारा। तो मैं बताना भूल गया था आपको कि ये 2 घंटे का होगा। आपको भूख भी लगी होगी, अभी लंच भी करना है। तो हल्दी वल्दी भी नहीं खाते थे, मुगल वगल, थोड़ा खाने के बारे में बता दो। हमारी सब्जी कौन सी है? आलू भी नहीं है हमारा, मिर्ची भी नहीं है, क्या सीन है? यार वो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये जो मार्केट है ना, इसने हमारे खाने की शक्ल बदल दी है। अच्छा। वो एक रेजिडेंसी हुई थी फूड के ऊपर, तो उसमें मैं जूरी पे था। तो वो लड़का था कर्नाटक का, तो उसका प्रोजेक्ट ये था कि वो सारे साग जो हमारे पेरेंट्स खाया करते थे वो कहाँ चले गए। तो हम लोग साग बहुत खाते थे और वो साग जो थे उनकी खेती नहीं होती थी। वो जंगली हुआ करते थे, वैसे उग जाते थे और हमको पता था। तो जब वो
खेत से काम करके लौट रहा है तो खेत की मुंडेर पे जो साग लगा हुआ है वो काट के ले गया घर, वो पक गया। तो एक होता है साग, वो मुझे तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था। मैं एक सेंटर चलाता था मैं, तो वहाँ जो कुछ ये मेड्स काम करती थी बच्चों को स्कूल से लाने और वापस ड्रॉप करने के लिए, तो वो एक कुछ तोड़ रही थी। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगी ये वो है जी पत्थर चटा। पत्थर चटा। तो मैंने कहा क्या करोगे? कहने लगी इसका साग बनता है। अच्छा। तो फिर मैंने उसमें इन्वेस्टिगेट किया, मालूम हुआ कि वो इज़ वेरी रिच इन आयरन, और वो पत्थरों के बीच में जहाँ भी थोड़ी ज़मीन होती है वहाँ निकल आता है। उसका गोल सा पत्ता होता है, उसकी एज बिल्कुल लाल होती है, पत्ते की एज। ओके। तो उसने कहा ये खाते हैं। एक और दिन वो हमारे एक उसका सैंजन का पेड़ था, तो उसने उससे कहा गार्ड से कि मुझे इसके कुछ पत्ते तोड़ दे। मैंने कहा क्या करोगी? लेकिन इसका साग बनता है। अब हमें नहीं पता था कि सैंजन के पत्ते का साग बनता है। तो इतने सारे साग थे। कुल्फा था, मुझे पता नहीं आपने कभी खाया है कि नहीं। बथुआ है, बथुआ तो है ना, सोया है। तो ये तो 3-4 अभी बच गए हैं, लेकिन इतने साग थे जो एडिबल ग्रीन्स थे, जो ऐसे जंगल में उगा करते थे। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी बड़ी तादाद में उनकी खेती नहीं होती कि वो वहाँ से काट के और ट्रकों में लाद के मंडी में पहुँचे और फिर मंडी से वो रिटेलर लेके जाए और आपकी गली में आए, जब तक वो मुरझा जाता है। ये फ्रेश ही खाए जाते थे। फिर जो तुरई हम खा रहे हैं आजकल, ये हिंदुस्तानी तुरई नहीं है। अच्छा। ये अफ्रीका से आई है। हमारे यहाँ जो वाइल्ड तुरई होती थी वो अब गायब हो गई है। अच्छा। जंगलों में हुआ करती थी, खेतों में ऐसे ही उगती थी, तो लोग उसे तोड़ लिया करते थे और पका लिया करते थे। उनको पता था कितने ये जो बहुत सारी बेलें हैं जिनमें जो फल आते हैं ये कितने एडिबल हैं, ये लोगों को पता था। अब वो नॉलेज ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा उन चीज़ों ने टेक ओवर कर लिया है जो हफ्ते भर रह सकती हैं। तो ये पूरी मार्केट की लॉजिक है, और फिर हमको ये नई नई चीज़ें दी जा रही हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आता, हम बड़े हुए ये मान के कि जाड़े के कुछ साग हैं, कुछ सब्जियां हैं, गर्मी की दूसरी सब्जियां हैं। अब लोग सारे साल गोभी खा रहे होते हैं और आलू। गोभी में अगर वो जाड़े की गोभी नहीं है तो उसमें कोई मज़ा नहीं होता। फ्लैट वो उसमें दुनिया भर के केमिकल डाल डाल के वो खाए चले जा रहे हैं। आलू गोभी, आलू गोभी, आलू गोभी, कैसे आप रोज़ खा सकते हैं? पर ये भी तो हो गया है, हम लोगों ने हमने एक्सपेरिमेंट करना भी बंद कर दिया है। लेकिन गोभी हिंदुस्तानी नहीं है। गोभी, ये फूल गोभी जो है ये फ्रांस से आई है, पत्ता गोभी इंग्लैंड से आई है। हमारे जो सब्जियां हैं हम लोग खाते ही नहीं हैं। कितने लोग प्यार से बैगन खाते हैं? मेरे को बहुत पसंद है। बैगन हिंदुस्तानी है, बिल्कुल हिंदुस्तानी। सर सरसों और पालक। सरसों हिंदुस्तानी नहीं ना। सरसों कहाँ की? हिंदुस्तानी सरसों जो है उसमें तेल नहीं होता, वो राई है। अच्छा, वो राई है। ये सरसों जिसके बीज से तेल निकलता है, ये मेडिटेरेनियन से हमारे पास आई है। बहुत पहले आ गई थी, बहुत पहले आ गई थी। कब आई है कहना मुश्किल है, लेकिन ये इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है। अब पंजाब का नेशनल फूड सरसों का साग और मक्का की रोटी है। मक्का दक्षिणी अमेरिका से आया है, हिंदुस्तानी नहीं है। और उसे आए हुए 350 साल हुए, उससे पहले मक्का ही नहीं थी हिंदुस्तान में। मूंगफली 1920 से पहले नहीं थी। और देखो 100 साल है। मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई है। तो हिंदुस्तान में मिर्च, दिल्ली में 18वीं सदी से पहले मिर्च नहीं है। तो किसी मुगल ने मुगलिया खाना नहीं खाया, जिसको हम मुगलिया खाना कहते हैं, तेल वाला और तेज मिर्च वाला। मिर्चियाँ थी नहीं। तो सर मिर्च किसके क्या डालते थे फिर? काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च, गरम मसाले थे हमारे पास। तो कुछ, और वो भी सारे गरम मसाले हमारे पास नहीं थे। दालचीनी हमारे पास नहीं थी। दालचीनी असल में इंडोनेशिया के पास के किसी टापू से आई है, और वहाँ से वो चीनियों के पास पहुँची पहले,
और सिल्क रूट के ज़रिए चीनियों, वो जो सिल्क रूट था वहाँ से उसकी तिजारत हुई, बिजनेस हुई, वो अरब पहुंची। ओके। और अरबों ने उसको नाम दिया चीन से आने वाली छाल, दार अल चीनी, जो बिगड़ के दालचीनी हमारे यहाँ बन गई 1890 में के आसपास। लौंग के पहले पेड़ हिंदुस्तान में लगाए गए। अच्छा। उससे पहले लौंग हमारे पास नहीं थी। काली मिर्च हमारी है, छोटी इलायची हमारी है। अच्छा। तो ये दोनों केरला में होती हैं। तो सर जैसे अभी आपने बताया मिर्ची नहीं थी, तो बट अब तो जैसे जो खारी बावली है वो एक एशिया की बिगेस्ट स्पाइस मार्केट बन चुकी है, तो अब वो पहले से ही उसके अंदर सारे मसाले मिलते थे? नहीं, पहले जब थे ही नहीं तो कैसे मिलते होंगे। तो बावली ही नहीं थी तो पहले। ये खारी बावली भी कोई इतनी पुरानी नहीं है। तो ये मार्केट तो हाल में बना है, पहले भी वहाँ कुछ ना कुछ स्पाइस बिकती होंगी, पर ये इतना बड़ा मार्केट नहीं था। तो सर ये शुरू से स्पाइसेस के लिए फेमस है? नहीं। और सर पनीर शुरू से कैसे? पनीर वो सर, जो सबसे बड़ा जो मार्केट है गडोडिया मार्केट, जिसमें सारी की सारी ये होलसेल ड्राई फ्रूट की, इसकी स्पाइसेस की बिजनेस होती है, वो तो बिल्डिंग ही 1925 में बनी है। तो शुरू से कैसे हो गया? ये तो अब से 100 साल भी नहीं हुए बिल्डिंग बने हुए। तो पहले भी थी यहाँ पे होलसेल बिजनेस होगी, पर जिस स्केल पे अब हो रही है उस स्केल पे नहीं होगी। ये याद रखो बेटे कि ये जो शाहजहानाबाद है ये 3 लाख लोगों का शहर होगा, बहुत से बहुत। इससे ज़्यादा लोग यहाँ बस नहीं सकते, जगह ही नहीं है। तो इसमें जो मार्केट था वो 3 लाख लोगों के लिए होगा। 3 लाख लोगों के लिए सब्जी मंडी होगी, 3 लाख लोगों के लिए फल मंडी होगी, 3 लाख लोगों के लिए मसालों की मंडी होगी। अब ये जो मंडी है ये 8 स्टेट्स को सप्लाई कर रही है। ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उससे पहले इतना बड़ा ये खंडेरा या ये पूरा ये था नहीं। तो मतलब अब मध्य प्रदेश से दाल पहले दिल्ली आती है और फिर राजस्थान जाती है, बताओ। और मध्य प्रदेश से गेहूं पहले, सोना जो सबसे अच्छा गेहूं है उनका, वो पहले दिल्ली आता है, फिर वो मध्य प्रदेश जाता है, वहाँ जाता है राजस्थान या गुजरात। मध्य प्रदेश से सीधा भी जा सकता है, पर सारी की सारी ट्रेड यहाँ पर है। ओके, ये सीन है। आपको कहाँ के मोमोज पसंद है? मुझे तो मोमो पसंद ही नहीं। डोलमा आंटी के या नहीं, वो वहाँ तो लोधी नाइट्स वाले? नहीं, वहाँ मैं इतनी दूर जाता नहीं। वैसे मैं कोई भी खा लेता हूँ, पर मुझको वो जो इसकी फ्राइड वैरायटी है जो वॉन्टॉन्स कहलाती हैं, वो ज़्यादा पसंद है। कहाँ कौन से रेस्टोरेंट की? तो वो एक यहाँ था उपहार सिनेमा के पास, ग्रीन पार्क में क्या नाम था उसका, ड्रम्स ऑफ हेवन। ओह, अभी भी है शायद वो? अब मुझे पता नहीं, अभी भी है तो मैं बहुत साल से गया नहीं। हाँ। तो एक वो है, और एक एशियन गेम्स विलेज के में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, हमारे वही रहता हूँ मैं। उसमें चॉपस्टिक्स। अच्छा, चॉपस्टिक वो चाइनीज रेस्टोरेंट है। अच्छा। तो वहाँ कभी बहुत तो गए हुए सालों हो गए। मैं वैसे भी बाहर कम ही खाता हूँ। तो ये तो छोले भटूरे और ये सब तो पसंद नहीं होंगे आपको? छोले भटूरे मतलब पसंद है, सीताराम की पहाड़गंज। अच्छा, पहाड़गंज के। और कौन सी फेवरेट जगह, कौन सा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है आपका? और फेवरेट रेस्टोरेंट ऐसा मेरा कोई नहीं है। वो हलवा नगौड़ी में श्याम स्वीट्स के प्रेफर करता हूँ, जो वहाँ पर है चावड़ी बाज़ार में। और एक वो है, नाम भी तो भूल जाता हूँ, जिसमें चांदनी चौक में दुकान है, पराठे वाली गली में कुछ नहीं। वो तले हुए पराठे होते हैं। हाँ। अच्छा। तो वो है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है चांदनी चौक में। एक तो ब्रिजबासी है वहाँ, और एक है वो
एक चावड़ी में था, जाया करते थे बहुत पहले, अब तो बंद कर दिया है। अच्छा शुद्ध शाकाहारी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। अच्छा तो वहाँ हम अड्डा लगाने ज़्यादा जाते थे, अच्छा। तो घंटों बैठे रहते और थे। नॉन वेज कहाँ का? नॉन और वेज मटन? मैं नॉर्मली बाहर कम खाता हूँ। हम्म तो एक दो वो हैं कुक्स जिनसे पकवा के हम घर मंगवा लेते हैं। हम्म तो वो एक है कल्लन बावर्ची, अब अच्छा उसके पोते चलाते हैं उसको। हाँ तो वो मटिया महल में है। हाँ वहाँ जाके मुझे कहीं खाना होता है तो मैं जवाहर पे जाता हूँ। ओके। तो अल जवाहर अल जवाहर नहीं, जवाहर। जवाहर अल जवाहर जवाहर का पाव। तो सर मेरे को अच्छा ही नहीं लगता वो आजकल। दो भाइयों में झगड़ा हो गया है, तो हाँ वो अल जवाहर छोटे भाई के पास है। हाँ तो हम नॉर्मली अगर भी बाहर कहीं खाना हो तो हम जवाहर पे जाते हैं, मतलब अगर उस इलाके में खाना हो तो। ओके ओके ओके। बाकी नई दिल्ली में तो सारे फिर ये फैंसी रेस्टोरेंट हैं, यही है। हाँ, और मैं वैसे भी बाहर कम ही खाता हूँ। तो आपको खुद को बनाना आता है खाना? हाँ बना लेते हो? हाँ चिकन मटन सब कुछ? हाँ हाँ हाँ। पहले नहीं बताया आपने। चलो सर, हो गया। अब बांध दिया सर आज आपको हमने। अब पूरा इंस्टाग्राम पे धुआं धुआं कर देंगे इसको, रील बना। तो मुझे लिंक्स भेज देना। हाँ हाँ, हम हाँ, आपको हाँ। कोलैबोरेशन भी सेंड कर देंगे। हाँ, हाँ। और कोई फूड आपसे रेकमेंड करना चाहोगे, ये यहाँ का खाना, ये वाला खाना बहुत अच्छा है? हाँ, वो है, मैं चावड़ी में उसमें चांदनी चौक में बता रहा था, शिव मिष्ठान भंडार। अच्छा तो उसकी जलेबी और इमरती बहुत अच्छी है। और एक वो है, वो हवेली हैदर कुली में है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। एक सोनी भोजनालय है, वो आगे है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो थाली देते हैं, बहुत अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा खाना है। फिक्स थाली है उनकी। तो वैसे भी आप लकाटे भी कर सकते हैं, पर वो अच्छा खाना है। अच्छा अच्छा। और एक है वो नमक हराम की हवेली। नमक हराम की। तो वो था, फौजी कमांडर था जो मराठों के साथ था, और पतपड़गंज की बैटल ऑफ पतपड़गंज में वो उसने उनको छोड़ के अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। भवानी शंकर नाम था उसका। तो उस दिन से उसका नाम नमक हराम पड़ गया है। ओके। अरे उसको क्यों निकाल दिया? अच्छा। तो नमक हराम की हवेली जो है, वहाँ पर सोनी भोजनालय है उस गली में। वो भी मारवाड़ियों का शुद्ध शाकाहारी खाना वहाँ मिल जाता है, अच्छा खाना होता है। बाकी राजस्थान का तो रोगन जोश, और कश्मीर का रोगन जोश। और राजस्थान का लाल मांस होता है और सफ़ेद मांस होता है। आपको पसंद है ये राजस्थान वाला? बहुत ही रेयर मिलता है कहीं, वो अदरवाइज तो नहीं, ये जो इनके होटलों में मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा। नहीं, जयपुर वगैरह में। मैं जयपुर में गया था एक बार, वो जो क्या वो चोखी धानी कहलाती है, वो तो मुझे कुछ पसंद आया नहीं, वो सब कमर्शलाइज कर दिया है। तो वो तो ऐसे से ही ये हिंदुस्तानी खाने जो हैं वो घर में ही खाए जाते हैं, बाहर नहीं। वो कमर्शियली जो बनते हैं उनमें वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उसको एक स्टैंडर्ड फ्लेवर दे देते हैं जो अमेरिकन को समझ में आ जाए, और अमेरिकन को खाना खाना आता नहीं है। तो दुनिया भर का सारे खानों की ऐसी तैसी कर दिया, एक फ्लैट टेस्ट हर चीज़ का हो जाता है। अमेरिकनों को पता नहीं खाना क्या होता है। जो आदमी सुबह शाम दोपहर हॉट डॉग और हैमबर्गर खाए, उसे क्या पता है खाना क्या होता है। पर वो भी बोल सकते हैं सर ये बात, नहीं कि ये रोटी क्या होती है। नहीं, हम रोटी की वैरायटी की कुछ हिसाब है। वो हमारे एक दोस्त हैं लखनऊ के, तो उन्होंने एक बेटी गोद ली थी, तो उसके नामकरण पे वो पार्टी कर रहे थे। तो कहने लगे कि सोहेल कुछ खाने का इंतज़ाम करवा दो। मैंने करवा देते हैं। मैंने कहा अपने बेटे मेरे साथ भेज दो, उनको मैं अलग अलग जिम्मेदारियां दूंगा। तो बड़ा बेटा जो था उसको मैंने नान बाई के पास बिठा दिया, यहाँ से रोटी लेनी है आपको। तो उसने उससे पूछा कि आप कितनी तरह की रोटियां पकाते हैं। तो कहने लगे मियाँ एक दिन ऐसा करो, सुबह सुबह आ जाओ,
और शाम तक बैठो मेरे साथ तो मैं तुमको दिखाऊंगा। मैं 46 तरह की रोटियां तंदूर में बनाता क्या बात, क्या हूँ। बात। तो ये यूरोपियंस हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ फूड, उनको खाना पकाना ही नहीं आता। जो हमारे यहाँ जितनी वैरायटी है, तो मैं तो एक बार एक वासवान में गया था। अच्छा। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कश्मीरी खाना कितना वेरीड और कितना रिच हो सकता है। तो मैं उनके साथ ठहरा हुआ था। जो अभी जो मीर वाइज है ना, मीर वाइज उमर फारूक, उनके फादर के साथ। तो वो हमको लेके गए थे उनके गांव, उनके मोहल्ले में। किसी के घर किसी बच्चे का नाम वाम रखा गया था, क्या था। तो कहने लगे आपको आइडिया हो जाएगा, ये बहुत अमीर लोग नहीं हैं पर आपको आइडिया हो जाएगा। तो वहाँ हमने वो खाया था। वो कश्मीर से एक आता था कश्मीरी कबाब बनाने वाला, उसने भी आना बंद कर दिया। वो वहाँ सर्दियों में आता था। वो उधर चूड़ीवालन के पीछे एक गली में बैठता था। तो हम कई बार उसे ढूंढने गए, उसने मरा गया होगा, पता नहीं, बूढ़ा आदमी था। तो हर साल आता था वो। सर अगर आदमी मरे ना तो क्या होगा? हैं? आदमी मरे ना तो क्या होगा? बहुत दर्दनाक हो जाएगा। बहुत दर्दनाक हो जाएगा।